तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा राजस्थान में साइंस का एक टॉपिक लगता है पहला, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। देखो, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, इसको समझने से पहले हम समझते हैं कि परिवर्तन क्या होता है। देखो, परिवर्तन का मतलब है बदलाव। बदलाव का मतलब होता है कि उसकी जो प्रारंभिक स्थिति थी, प्रारंभिक जो आकार था या प्रारंभिक गंध के दो, रंग के दो, जो भी वो प्रारंभ में था उससे कुछ भी परिवर्तन हो गया तो वो क्या कहलाएगा, बदलाव कहलाएगा। यानी उसके अंदर कुछ न कुछ परिवर्तन हुआ है। ठीक है। अब क्या करना है अपने को कि इन परिवर्तनों को हमने दो भागों में बांटा है, क्योंकि ये जो परिवर्तन होते हैं वो परिवर्तन एक तो बाह्य परिवर्तन भी हो सकते हैं जो हमें दिखाई दे सके। ऐसे परिवर्तन जो दिखाई दे सकते हैं उनको बाह्य परिवर्तन कहते हैं, और ऐसे परिवर्तन जो हमें बाहर से दिखाई नहीं देते हैं उनको हम लोग बोलते हैं आंतरिक परिवर्तन। आंतरिक परिवर्तन, जैसे कि मैं अगर आपको बताना चाहूं कि जैसे मान लो कि जो बर्फ था वो बर्फ पिघल कर पानी बन गया। बर्फ का जल में बदलना, तो हमें दिखाई दे रहा है कि बर्फ जो है जल में बदल गया, तो उसे हम लोग क्या कह सकते हैं कि यह बाह्य परिवर्तन हुआ है। और ऐसे कि ऐसे अगर आंतरिक परिवर्तन की बात करूं मैं, तो जैसे कि मान लो कि दूध जो है वो फट गया, दूध का फटना। अब जब दूध का फटना है, हम उसको डायरेक्ट देख के नहीं बता सकते कि ये दूध फटा है या नहीं फटा है। ठीक है, तो दूध का फटना हो गया आंतरिक परिवर्तन, यानी उसकी आंतरिक क्रिया है जो हम बाहर से नहीं देख सकते हैं, उसको बोलते हैं आंतरिक परिवर्तन। और एक क्रिया होती है जिसे हम बाहर से देख के पता लगा सकते हैं कि परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ, उसको बोलते हैं बाह्य परिवर्तन। तो इन्हीं को साइंस की भाषा के अंदर जो बाह्य परिवर्तन होता है उनको कहा जाता है भौतिक परिवर्तन, और जो आंतरिक परिवर्तन होता है उनको कहा जाता है रासायनिक परिवर्तन। यानी परिवर्तन दो प्रकार के हो जाते हैं। एक तो ऐसे परिवर्तन जो हमें बाहर से दिखाई दे दे उनको बोल देते हैं हम लोग बाह्य परिवर्तन या फिर भौतिक परिवर्तन, और ऐसे परिवर्तन जो हमें बाहर से दिखाई नहीं देते हैं लेकिन उनके अंदर कुछ न कुछ उनकी रासायनिक अभिक्रियाओं के तहत उनमें परिवर्तन होता है, तो उसको हम बोलते हैं कि यह एक रासायनिक परिवर्तन हुआ है। अब इस चतुर्थ श्रेणी एग्जाम के अंदर आपको इनसे रिलेटेड जो एग्जाम्पल होते हैं उन एग्जाम्पल में से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, लेकिन अभी हम लोग एक एक को ब्रीफली थोड़ा पढ़ लेंगे कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है और इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं उनको हम पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है। भौतिक परिवर्तन को हम क्या बोल सकते हो, बाह्य परिवर्तन बोल सकते हैं। बाह्य परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन क्या कहलाएगा, बाह्य परिवर्तन कहलाएगा। अब भौतिक परिवर्तन क्या होता है कि अगर किसी पदार्थ के आकार में, यहां पे ध्यान से देखना, यदि किसी पदार्थ के आकार में, दूसरा उसकी आकृति में या उसके रूप में, ठीक है, या फिर उसकी अवस्था में परिवर्तन होता है, अवस्था में परिवर्तन होता है, या फिर उसका रंग बदल जाता है। जैसे रंग बदलेगा तो वो दिखेगा, जैसे अभी ये ग्रीन रंग दिख रहा है आपको, अब मैं मान लो इसको ऐसे लिख दूं कि इसका रंग बदल जाए तो ये आपको दृष्टिगत हो रहा है, दिखाई दे रहा है। यानी कि ऐसे परिवर्तन जिन्हें हम बाह्य रूप से केवल मात्र देखकर उनका पता लगा सकते हैं वो कहलाते हैं भौतिक परिवर्तन, जिसमें उसके आकार में परिवर्तन हो सकता है, उसकी आकृति में परिवर्तन हो सकता है, उसकी अवस्था में परिवर्तन हो सकता है। आकार में परिवर्तन का मतलब क्या हो गया, मान लो कि वो पहले जो है वो गोलाकार था, अब वो वर्गाकार हो गया, तो हमें दिखाई दे रहा है कि भौतिक परिवर्तन है। ऐसे कैसे उसकी अवस्था, अवस्था कितनी होती है प्रदार्थ की तीन अवस्था होती हैं। कौन कौन सी अवस्था रहती है तीन, एक होती है गैस, एक रहती है द्रव, और एक रहती है ठोस। पदार्थ की एक चतुर्थ अवस्था भी रहती है जिनको बोला जाता है प्लाज्मा, लेकिन अभी हमें ओनली तीन अवस्था पर ही देखना है कि गैस, द्रव और ठोस। तो क्या होगा कि अगर किसी पदार्थ का जो है गैस अवस्था में है और वो द्रव अवस्था में बदल जाता है, या फिर द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में बदल जाता है, या फिर गैस अवस्था से ठोस अवस्था में बदल जाता है, या फिर ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदल जाता है, तो इन प्रकार के परिवर्तन में क्या हो रहा है, अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। तो ऐसी प्रक्रिया जिसमें अवस्था में परिवर्तन हो, या फिर उसके आकार में परिवर्तन हो, या उसके रंग में परिवर्तन होता है, तो ऐसी प्रक्रिया जो होती है वो कैसी परिवर्तन कहलाता है, वो कहलाता है भौतिक परिवर्तन कहलाता है। समझ में आया। अब जैसे भौतिक परिवर्तन के मैं एग्जाम्पल आपको बता देता हूं। जैसे भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, जैसे बर्फ जो है उसका पानी में बदलना, इसमें क्या हुआ है परिवर्तन, इसके अंदर उसकी अवस्था में परिवर्तन हुआ है। अवस्था में कैसे परिवर्तन हुआ है, बर्फ जो है वो कैसा होता है, बर्फ रहता है ठोस अवस्था में, पानी कैसा रहता है द्रव अवस्था में, तो ये
ठोस से बदल गया द्रव में। तो अवस्था में परिवर्तन हुआ तो कैसा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। जैसे पानी का भाप में बदलना, पानी जो है उसका भाप में बदलना, तो पानी कैसी अवस्था में रहता है? द्रव अवस्था में। भाप कैसी अवस्था में रहता है? वाष्प अवस्था में या फिर गैस अवस्था में। तो इसमें अवस्था में परिवर्तन हुआ तो अवस्था में परिवर्तन है, तो कैसा परिवर्तन होगा? ये भौतिक परिवर्तन होगा। जैसे मान लो कि अगर किसी कागज को मैंने फाड़ दिया, कोई कागज है, इस कागज को मैंने फाड़ दिया, तो फाड़ने से उसका आकार बदल गया, आकार में परिवर्तन हुआ, तो वो कैसा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। जैसे कि जैसे मान लो कि अगर कोई धातु का बर्तन था और वो कैसा था? वो एक गोलाकार आकृति के अंदर था, मैंने उसको पीट दिया और पीट के उसको चपटा कर दिया और उसकी एक चादर बना दी, तो इसके आकार में परिवर्तन हो गया। तो इसको, या फिर क्या कर दिया मैंने कि ये गोला था, इसको खींच के मैंने एक तार बना दिया, तो उसके आकार में परिवर्तन हो गया। आकार में परिवर्तन होना कैसा परिवर्तन कहलाता है? भौतिक परिवर्तन कहलाता है। तो आपको भौतिक परिवर्तन के बारे में समझ में आ गया होगा, क्या क्या परिवर्तन होता है तो भौतिक परिवर्तन होता है। एक तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है तो भौतिक परिवर्तन है, उसकी आकृति बदल जाती है, उसका रूप बदल जाता है, या फिर उसकी अवस्था बदल जाती है। ये 4 प्रकार की अगर अब आपको परिवर्तन दिखाई दे। एक 5वां क्या है? रंग। अगर उसका रंग भी परिवर्तित हो जाता है तो वो भी भौतिक परिवर्तन के अंदर गिना जाता है। हाँ, ये बात ध्यान रखना कि रासायनिक परिवर्तन के कारण रंग में परिवर्तन जरूर होता है, लेकिन रंग में परिवर्तन बाह्य रूप से दृष्टिगत है, बाहर से हमें देखने पर पता चलता है, इसीलिए बाह्य परिवर्तन है। और बाह्य परिवर्तन कैसे कहलाते हैं? भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। हम लोग देख लेते हैं कि भौतिक परिवर्तन की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। यहाँ से क्वेश्चन पक्का आना है तो आपको इसको ध्यान में रखना है। देखो, भौतिक परिवर्तन की परिभाषा मैंने बता दी कि ऐसे परिवर्तन जिसमें पदार्थ का आकार, रूप, अवस्था या रंग बदल जाता है, लेकिन ध्यान में रखना है कि उसका कोई भी रासायनिक संगठन, रासायनिक परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अगर किसी का रासायनिक परिवर्तन हुआ है और रासायनिक परिवर्तन हुआ है तो वो रासायनिक संगठन में परिवर्तन करेगा। इसीलिए भौतिक परिवर्तन केवल उसकी अवस्था में परिवर्तन कर सकता है, उसके रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं कर सकता है। ऐसा नहीं होगा कि बर्फ को हमने पिघला, वो पानी बन गया, पानी की जगह वो दूध बन जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। तो भौतिक परिवर्तन में क्या होगा? केवल उसकी भौतिक अवस्था परिवर्तित हो जाती है, भौतिक गुण बदलते हैं, उसकी किसी प्रकार के रासायनिक संगठन में परिवर्तन नहीं होता है। अब देखो, भौतिक परिवर्तन की विशेषताएं क्या क्या है, इस विशेषता में देखते हैं। देखो, इसके अंदर कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता है। नया पदार्थ का मतलब क्या हो गया कि ऐसा नहीं होगा कि हमने बर्फ को पिघाला और हमारे पास दूध बन गया, ऐसा नहीं होगा। बर्फ को पिघालने पर दूध नहीं बनेगा, क्या बनेगा? पानी ही बनेगा। और पानी को जमाने पर क्या बनेगा? बर्फ ही बनेगा। ठीक है, तो ऐसा परिवर्तन जिसके अंदर कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। ऐसा नहीं होगा कि जो बर्फ था उसको पिघला तो पानी मीठा था, मीठा बन गया, और मीठे पानी को वापस जमाया तो जो नमकीन बर्फ बन गया, ऐसा नहीं होगा। जैसा पानी होगा वैसा के वैसा उसका बर्फ बनेगा। ठीक है, उसके आगे वाली ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये परिवर्तन जो होते हैं वो कैसे होते हैं? वो अस्थायी परिवर्तन होते हैं। अब अस्थायी परिवर्तन का मतलब क्या होता है? ऐसे परिवर्तन जो एक बार करने के बाद में वो स्थायी रूप से अपना स्थान नहीं ग्रहण कर लेते हैं। ऐसा नहीं होगा कि बर्फ को हमने पानी में बदला तो ये हमेशा पानी ही बना रहेगा। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? पानी को वापस बर्फ में भी बदल सकते हैं। तो इस प्रकार से ये परिवर्तन अस्थायी परिवर्तन होता है। और ये परिवर्तन जो है प्रतिवर्ती होता है। प्रतिवर्ती का एक शब्द और है जिसको बोलते हैं व्युत्क्रमणीय। व्युत्क्रमणीय का मतलब क्या होता है? एक ऐसा परिवर्तन जिसमें प्रक्रिया को हम लोग अगर विपरीत कर देते हैं तो वापस वही पदार्थ बन जाता है। जैसे ये अच्छा ही एग्जाम्पल है ठोस का द्रव में, यानी कि जो अपना बर्फ होता है, इस बर्फ को हम लोग बदल देते हैं जल में। कैसे बदलेंगे? यानी इसके बर्फ के तापमान में वृद्धि करेंगे, ताप बढ़ाएंगे, या फिर इसको फ्रिज से बाहर रख देंगे, जैसा भी आप समझना चाहो। तो इसके ताप में वृद्धि की तो हमें क्या मिल गया? वापस जल मिल गया। तो अब हमें इसका उल्टा प्रोसेस करना है। उल्टा मतलब ताप में क्या करेंगे? कमी करेंगे। ताप में कमी करेंगे या उसको फ्रिज में रख देंगे तो क्या होगा? जल वापस किस में बदल जाएगा? बर्फ के अंदर बदल जाएगा। यानी कि एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें कि प्रक्रिया को वापस उल्टा करने पर, प्रक्रिया को उल्टा करने पर वापस वही अवस्था प्राप्त हो जाती है, ऐसी प्रक्रिया क्या कहलाती है? भौतिक परिवर्तन के अंदर ही होती है और इसको बोलते हैं व्युत्क्रमणीय प्रक्रिया। ठीक है, इसमें केवल भौतिक गुण बदलेंगे, रंग, अवस्था, आकार और आयतन, ये इंपॉर्टेंट चीज है। आयतन भी याद रखना आपको कि आयतन भी बदल सकता है, क्योंकि जब हम लोग जल को बर्फ के अंदर बनाते हैं तो 4 डिग्री सेल्सियस के करीब जब जाता है तो बर्फ के आयतन के अंदर भी परिवर्तन होता है।
तो चलते हैं नेक्स्ट परिवर्तन की ओर, जिसे हम लोग बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। अच्छा, रासायनिक परिवर्तन का एक अन्य नाम और क्या है? रासायनिक परिवर्तन को हम लोग और भी बोल सकते हैं आंतरिक परिवर्तन। कैसा परिवर्तन? आंतरिक परिवर्तन, इंटरनल चेंज। तो आंतरिक परिवर्तन में क्या होगा? उसकी रासायनिक संगठन के अंदर परिवर्तन हो जाएगा। अब रासायनिक संगठन के अंदर परिवर्तन कैसे होता है, इसको समझ लेते हैं। इसमें क्या होगा? एक पदार्थ जो है वो दूसरे पदार्थ में बदल जाता है, यानी पदार्थ ही परिवर्तित हो जाता है। तो ऐसी प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऐसी प्रक्रिया कहलाती है रासायनिक प्रक्रिया। अब देखो, रासायनिक प्रक्रिया को समझते हैं। जैसे दूध का फटना, दूध का जमना ले लेते हैं। जैसे दूध का जमना, दूध किस में जमता है? दही के अंदर। तो मुझे बताओ, दूध से वापस नया पदार्थ बन गया, ये क्या बना है? दही बना है। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये प्रक्रिया रासायनिक परिवर्तन कहलाती है। और दूध का दही में जमना, रासायनिक परिवर्तन के बारे में पढ़ लिया है। अब पढ़ते हैं रासायनिक परिवर्तन के बारे में, कुछ इनकी विशेषताएं क्या होती हैं। रासायनिक परिवर्तन में क्या होगा? हमेशा एक नया पदार्थ बनेगा। ये ध्यान में रखना है कि रासायनिक परिवर्तन जब भी होता है तो एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। जैसे दूध से दही बना, दही नया पदार्थ है तो नए पदार्थ का निर्माण होगा, पहली चीज। दूसरी चीज, भौतिक परिवर्तन कैसा था? अस्थायी था। ये स्थायी परिवर्तन है। एक बार दूध से दही बन गया तो वापस हम दही को दूध नहीं बना सकते। तो ये कैसी प्रक्रिया है? स्थायी प्रक्रिया है। और जो प्रक्रिया स्थायी होती है वो प्रक्रिया कैसी कहलाती है? अप्रतिवर्ती कहलाती है। अप्रतिवर्ती का मतलब क्या है? कि वह वापस उल्टी नहीं हो सकती है, वापस उल्टी नहीं हो सकती हैं। और ऐसी प्रक्रिया को बोला जाता है अनुत्क्रमणीय प्रक्रिया। अनुत्क्रमणीय प्रक्रिया यानी ऐसी प्रक्रिया जिसको वापस उल्टा नहीं जा सकता है, अनुत्क्रमणीय प्रक्रिया कहलाती है। और ये प्रक्रिया कौन सी है? रासायनिक प्रक्रिया कहलाती है। फिर क्या होता है कि इसके अंदर जो मूल पदार्थ होता है, उस मूल पदार्थ से जो बनने वाला पदार्थ है उसके गुण जो है वो बिल्कुल ही बदल जाते हैं। जैसे दूध के गुण अलग होते हैं, दही के गुण अलग होते हैं, तो बनने वाले पदार्थ के गुणों के अंदर परिवर्तन आ जाता है। फिर क्या होता है इसमें कि इसके अंदर ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण कुछ भी हो सकता है। और ऊर्जा जो है वो किसी रूप में हो सकती है। जैसे उष्मा ऊर्जा के रूप में होगी तो वो गर्मी उत्पन्न करेगी, यानी पदार्थ का जो ताप है वो बढ़ेगा या कम होगा। या फिर वो प्रकाश ऊर्जा के रूप में हो सकता है, या फिर वो गैस के रूप में ऊर्जा उत्सर्जित हो सकती है, या फिर वो ध्वनि के रूप में भी ऊर्जा का उत्सर्जन हो सकता है। इस ध्वनि वाले को ध्यान में रखना। तो रासायनिक परिवर्तन में क्या होगा? एक तो नया पदार्थ बनेगा, दूसरा क्या होगा इसके अंदर? ये स्थायी परिवर्तन होते हैं और ये अवित्क्रमणीय परिवर्तन होते हैं। स्थायी का मतलब एक जगह आगे फिक्स हो गया, वापस चेंज नहीं होगा, और वापस चेंज नहीं होता तो उसको क्या बोलते हैं? अप्रतिवर्ती बोला जाता है। अवित्क्रमणीय, अनुत्क्रमणीय प्रक्रम बोला जाता है इसको। और इसमें बनने वाले पदार्थ की मूल पदार्थ से गुण बिल्कुल ही भिन्न होते हैं। अब इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो अभी कुछ रासायनिक प्रक्रिया जो होती है स्टैंडर्ड फॉर्म की, जहां से क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं, उसको देख लेते हैं। देखो, एक होता है उदाहरण जिसको बोलते हैं लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जंग लगना जो है वो कैसी प्रक्रिया है? वो एक रासायनिक प्रक्रिया होती है। इसमें क्या होता है? अच्छा, लोहे पर जो जंग लगेगा तो जंग के लिए दो चीजें चाहिएगी। कौन कौन सी? एक तो चाहिएगी नमी, जिसको जल बोल देता हूं मैं, और एक चाहिएगी ऑक्सीजन। तो यहां से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो जंग होती हैं वो किसके द्वारा लगती हैं? नमी और ऑक्सीजन के द्वारा लगती हैं। और ये जो लोहे पर जंग लगती हैं उसका रंग कैसा होता है? उसका रंग होता है भूरा रंग। ठीक है। फिर यहां से क्वेश्चन हो सकता है कि लोहे पर जंग को रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं? उसके लिए प्रक्रिया होती है कि उस पर हम लोग पेंट कर देते हैं, जिसको बोला जाता है गैल्वेनाइजेशन। ठीक है। फिर एक प्रक्रिया और होती है जो कहलाती है क्रिस्टलीकरण। क्रिस्टलीकरण में क्या होता है कि एक ऐसी विधि होती है जिसमें पदार्थ को शुद्ध कर दिया जाता है। जैसे समुद्री जल होता है, वहां से नमक प्राप्त कर लिया, क्रिस्टल के फॉर्म में प्राप्त होता है। क्रिस्टल का मतलब जैसे हीरे जैसी आकृति दिखाई देगी। जैसे जो काला नमक होता है, सेंधा नमक, या फिर जो शक्कर के हमारे टुकड़े होते हैं, वो वाले चीनी के जो टुकड़े होते हैं, वो सारे के सारे क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं, जिसकी एक जैसी संरचना होती है। तो ये भी प्रक्रिया कैसी है? ये भी एक प्रकार की रासायनिक प्रक्रिया ही होती है। दूध का दही में जमना, ये मैं बता ही चुका हूं। फिर देखो, मोमबत्ती का जलना। अब देखो, मोमबत्ती पिघलेगी, मोमबत्ती जलेगी तो वो क्या होगा? एक तो मोमबत्ती पिघलेगी, तो मोमबत्ती पिघली तो उसके आकार में परिवर्तन हुआ। आकार में परिवर्तन होना कैसा गुणधर्म है? भौतिक गुणधर्म है। लेकिन चूंकि मोमबत्ती जलने पर
उसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी निकली है। तो जब गैस का निकलना वो कैसी प्रक्रिया होती है, वो रासायनिक प्रक्रिया होती है। तो इस पे ध्यान से देखना कि मोमबत्ती का जलना जो है वो भौतिक तथा रासायनिक दोनों ही परिवर्तन होते हैं, क्योंकि मोमबत्ती जब जलेगी तो उसके आकार में परिवर्तन होगा, और चूंकि वह गैस का उत्सर्जन करती है इसलिए वो रासायनिक परिवर्तन के अंदर भी गिनी जाएंगी। तो मैंने यहाँ पे आपको परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन की विशेषताएं, रासायनिक परिवर्तन की विशेषताएं सब बता दी है। अब हम करते हैं इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, और उन एमसीक्यू के आधार पर आपको पता चलेगा कि आपको कुछ चीजें समझ में आई हैं या नहीं आई। इसका भी चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। तो शुरू करते हैं। पहला एमसीक्यू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से भौतिक परिवर्तन में क्या नहीं होता है। मैंने आपको बता दिया कि भौतिक परिवर्तन में क्या क्या होता है। तो यहाँ पे भौतिक परिवर्तन में क्या, आकार बदलता है, बदलता है, अवस्था बदलती है, अवस्था बदलती है, रंग बदलता है, हाँ बदलता है, क्या उसके अंदर नया पदार्थ बनता है, नहीं बनता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नया पदार्थ किसमें बदलता है, ये बदलता है केमिकल रिएक्शन में। केमिकल रिएक्शन का मतलब हो गया रासायनिक परिवर्तन के अंदर। हाँ, ये रंग बदलने वाली जो प्रक्रिया होती है वह रासायनिक परिवर्तन के दौरान भी होती है। रासायनिक परिवर्तन के दौरान भी रंग बदलता है, ये ध्यान में रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है। देखो भौतिक परिवर्तन कौन सा है ये आपको बताना अभी। पहला क्या कह रहा है क्वेश्चन, ऑप्शन क्या कह रहा है, दूध का फटना। दूध का फटना, क्या दूध को फटने से वापस रोक सकते हैं प्रक्रिया को उल्टा करके, नहीं कर सकते हैं। तो दूध का फटना एक रासायनिक प्रक्रिया हो गई। बर्फ का पिघलना, बर्फ पिघल के जल बनेगा, जल को वापस हम बर्फ बना सकते हैं, हाँ बना सकते हैं। व्युत्क्रमणीय प्रक्रिया है, हाँ है। तो ये प्रक्रिया कौन सी हो जाएगी, भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। क्या लकड़ी का जलना, लकड़ी को हमने एक बार जला दिया, क्या वापस उसको लकड़ी बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। यानी ऐसी प्रक्रिया जो स्थायी हो चुकी है वो क्या कहलाती है, वो रासायनिक परिवर्तन कहलाती है। फिर क्या, लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जो जंग लगना है वो भी मैंने बताया कैसा है, एक रासायनिक प्रक्रिया होती है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रासायनिक परिवर्तन का मुख्य लक्षण क्या होता है। देखो रासायनिक परिवर्तन क्या अस्थायी होता है क्या, नहीं, रासायनिक परिवर्तन तो स्थायी होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 कैंसिल हो गया। फिर केवल आकार में बदलता है क्या, नहीं, आकार बदलता है भौतिक परिवर्तन में। क्या नया पदार्थ बनता है, बिल्कुल बनता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसको आसानी से उल्टा किया जा सकता है, जी नहीं, बिल्कुल ही नहीं किया जा सकता है इसको उल्टा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि लोहे में जंग लगने के लिए क्या आवश्यक होता है। केवल पानी से हो सकता है क्या, नहीं होगा। केवल ऑक्सीजन से होगा क्या, नहीं होगा। तो किससे होगा ये, ऑक्सीजन और पानी, यानी नमी और ऑक्सीजन दोनों चाहिए होती है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लकड़ी का जलना किस प्रकार का परिवर्तन है। लकड़ी जल गई, वापस उसको उल्टा कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते हैं। तो कैसी परिवर्तन हो जाएगी ये एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दूध का दही में बदलना किस प्रकार का परिवर्तन है। दूध का दही में बदलना एक रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चीनी का पानी में घुलना किस प्रकार का परिवर्तन है। चीनी जो है पानी में घुल गई है, तो ये किस प्रकार का परिवर्तन है। तो यह एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि चीनी जब पानी के अंदर घुलेगी तो उसके अंदर क्या होगा, उसका आकार बदल जाएगा, यानी वो ठोस अवस्था से द्रव अवस्था के अंदर चली जाएगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भौतिक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, स्फटिकरण, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलीकरण भी बोलते हैं इसको। तो क्रिस्टलीकरण का उपयोग किया जाता है, किसमें किया जाता है। क्रिस्टलीकरण का उपयोग पदार्थों की शुद्धि के लिए, शुद्ध पदार्थों को प्राप्त करने के लिए हमें इसका प्रयोग करते हैं। जैसे समुद्र से हम लोग क्या करते हैं, नमक निकालते हैं, तो समुद्र से नमक निकालने की जो प्रक्रिया है वो क्रिस्टलीकरण प्रक्रिया कहलाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बर्फ का पानी में बदलना सिंपल है, किस प्रकार का परिवर्तन है। बर्फ पानी में बदल गया, पानी को वापस बर्फ में बदल सकते हैं, तो ये हो जाएगा भौतिक परिवर्तन। ऐसा परिवर्तन जो अस्थायी परिवर्तन होता है भौतिक परिवर्तन कहलाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कागज को फाड़ना, कागज को फाड़ने से क्या हुआ, उसके आकार में परिवर्तन हुआ है, और आकार में परिवर्तन होना क्या कहलाता है, भौतिक परिवर्तन। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोमबत्ती का जलना किस प्रकार का प्रक्रम है। मोमबत्ती जल के पिघल गई, उसके आकार में परिवर्तन हो गया, आकार में परिवर्तन होना भौतिक परिवर्तन कहलाता है। लेकिन उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी निकलती है, तो कैसा परिवर्तन हो जाएगा, भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लोहे को जंग से बचाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया जाता है। तो उसको गैल्वेनाइजेशन, या फिर उस पर क्या कर दिया जाता है, पेंट कर दिया जाता है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे में जंग लगने से रोकने के लिए क्या किया जाता है? तो उस पर पेंट कर दिया जाता है। ठीक है, पेंट कर दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। भोजन का पचना किस प्रकार का परिवर्तन है? तो भोजन जब पच जाता है तो उसको वापस बना सकते क्या? वापस भोजन नहीं बना सकते, तो ये रासायनिक प्रक्रिया होती है। तो ये 15 एमसीक्यू क्वेश्चन थे। हमने साइंस का पहला टॉपिक कर लिया है, भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म। ऐसे कैसे साइंस के और मैथमेटिक्स के सारे क्वेश्चन जो है इसी चैनल पे आपको मिल जाएंगे। और इसकी पीडीएफ चाहिए तो कमेंट के अंदर आप बता देना, मैं इसके लिए टेलीग्राम के अंदर लिंक दे दूंगा और वहां से आप लोग इसको पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हो, जिसमें नोट्स भी मिल जाएंगे और एमसीक्यू क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे। साइंस का फर्स्ट टॉपिक है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन कर चुके हैं। अब स्टार्ट करने वाले हैं सेकंड टॉपिक, चतुर्श्रेणी कर्मचारी के लिए धातु और अधातु। तो सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि आवर्त सारणी के अंदर, जो कि केमिस्ट्री का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बेस है, उसके अंदर धातु और अधातु को कहाँ पे अरेंज कर रखा है। उसके बाद में हम लोग समझेंगे कि धातु और अधातु होते क्या हैं और इनकी विशेषता क्या होती है, और फिर इनके एमसीक्यू क्वेश्चंस के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, जो कि पिछले एग्जाम में पूछ रखे होंगे या फिर इम्पोर्टेंट होंगे। तो देखो इसके अंदर क्या है कि ये जो खड़े हैं इनको स्तंभ बोला जाता है, वर्ग बोला जाता है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 इनको बोला जाता है वर्ग। और वर्ग कितने होते हैं? वर्ग होते हैं 18। ठीक है, उसके बाद में ये जो आड़ी लाइनें हैं 1 से लेकर 7 तक, इनको बोला जाता है आवृत, और इनकी संख्या कितनी होती है? 7। तो मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा आपको कि जो फर्स्ट लाइन है और जो सेकेंड लाइन है, यानी जो फर्स्ट और सेकेंड जो अपना वर्ग है, इस वर्ग के तत्वों को, इस वर्ग के अंदर कौन कौन से तत्व हैं? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, ये जो तत्व हैं, और बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, इन सभी को कहा जाता है धातु। इनको क्या कहा जाता है? धातु कहा जाता है। ठीक है, जिसमें ये पहला वर्ग जो है उसको कहा जाता है क्षारीय धातु। ये पहला वर्ग के जो अंदर जो भी तत्व हैं उनको कहा जाता है क्षारीय धातु। फिर जो ये सेकंड वर्ग है, इसके अंदर जो तत्व हैं उनको कहा जाता है क्षारीय मृदा धातु। क्या कहते हैं? क्षारीय मृदा धातु इनको कहा जाता है। ठीक है, और जो बीच वाले हैं, तीसरे से लेके 12वें वर्ग तक, ये जो हरे कलर के अंदर दिखाई दे रहे हैं, इनको कहा जाता है संक्रमण धातु। क्या कहा जाता है? संक्रमण धातु। ठीक है, संक्रमण धातु क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो धातु और अधातु के बीच में उपस्थित रहते हैं, क्योंकि 13 से लेके 18 तक ये जो भी विद्यमान है इनको कहा जाता है अधातु। इनको अधातु समझ लो। अधातु ये हो गए, धातु जो है ओरिजिनल वाले ये हो गए, तो ये जो बीच वाले हैं वो संक्रमण की अवस्था में रहते हैं, इसीलिए इनको संक्रमण वाले धातु कहा जाता है। फिर अगर बात करें इनकी, जो ये गैलियम हो गया, ठीक है, तो ये जो बीच वाले तत्व हमें दे रखे हैं, ठीक है, इनको बोला जाता है उपधातु। उपधातु जैसे सिलिकॉन हो गया, ठीक है, जर्मेनियम हो गया, ये जो है ये उपधातु कहलाते हैं। उपधातु का मतलब क्या होता है? ऐसे तत्व जिनमें धातु तथा अधातु दोनों की प्रॉपर्टी जो होती है वो मिश्रित रूप में पाई जाती है, उनको बोला जाता है उपधातु। तो हमारा टॉपिक लगता है धातु और अधातु। धातु का मतलब क्या होगा? जो आवर्त सारणी के अंदर लेफ्ट हैंड साइड के अंदर होंगे। अधातु का मतलब क्या होगा? जो राइट हैंड साइड के अंदर होंगे। जो धातुओं के गुण होंगे उससे उल्टे अधातु के गुण हो जाएंगे। ये तो सिंपल चीज़ हो जाएगी, लेकिन यहाँ के क्वेश्चन जो है वो कहाँ से पूछे जाते हैं? वो पूछे जाते हैं कि कुछ धातु जो होते हैं वो अधातुओं की तरह बिहेव करते हैं और कुछ अधातु जो होती है वो धातुओं की तरह बिहेव करते हैं। तो वहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, जिनको हम लोग MCQ के द्वारा कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले धातु की परिभाषा पढ़ने वाले कि धातु क्या होते हैं। वैसे तो धातु को जाना जाता है उसकी विशेषता के आधार पर, उसके अंदर जो विशेषता होती है उन्हीं के आधार पर कहा जाता है कि जिसमें ये विशेषता होगी वो धातु कहलाएंगे। लेकिन अगर इस मेटल की परिभाषा हम लोग देखना चाहें तो परिभाषा क्या होती है कि धातु जो है वो एक धनावेशों का गोला होता है। उसको क्या कह सकते हैं? एक धनावेशित गोला होता है। एक धनावेशित गोला होता है जिसके चारों ओर जो है वो क्या रहते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन रहते हैं, यानी कि जिसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन पर्याप्त रूप में रहते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन पर्याप्त रूप में रहते हैं, उनको कहा जाता है धातु। धातु क्या होता है? धातु एक धनावेशों का गोला होता है जिसके चारों ओर मुक्त इलेक्ट्रॉन पर्याप्त रूप में पाए जाते हैं, उनको धातु कहा जाता है। ठीक है, अब चलते हैं धातु की परिभाषा तो हमने खत्म कर दी। अब इसकी विशेषताएं देख लेते हैं कि धातुओं के अंदर कौन कौन सी विशेषताएं रहने वाली हैं। तो चलिए विशेषता देख लेते हैं।
तो विशेषता के अंदर क्या है, धातु जो होते हैं वो चमकीले होते हैं। ये ध्यान में रखना है कि धातु हमेशा क्या होंगे, चमकीले होंगे। जैसे आपने देखा होगा सोना, चांदी, ये सब चमकीले होते हैं, तो धातु के अंदर विशेषता रहती है कि ये चमकीले होंगे। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा कि ऐसा कोई अधातु है क्या जो खुद चमकीला होता है? ऐसा अधातु जो चमकीला होता है कौन है? तो वो हो जाता है हमारा हीरा। हीरा जो है उसके अंदर चमक होती है, हीरा अधातु होते हुए भी चमक होती है, तो ये अपवाद बनता है। और अपवाद जहाँ पे भी बनेगा केमिस्ट्री के अंदर वहाँ से क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ से धातु जो होते हैं वो क्या रहते हैं, चमकीले रहते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है कि धातु जो होते हैं वो ऊष्मा और विद्युत के अच्छे चालक होते हैं, यानी उसमें ऊष्मा का भी संचरण हो जाता है और विद्युत का भी संचरण हो जाता है। तो यहाँ पे फिर से वही क्वेश्चन बनेगा कि क्या ऐसा कोई अधातु है जो ऊष्मा या विद्युत का सुचालक होता है? तो हाँ, जैसे का हीरा था हमारा चमकीला, वैसे कि वैसे हाँ, हीरा के अंदर एक बात और याद रखना है कि धातु जो होते हैं सामान्यतः कठोर होते हैं, धातु सामान्यतः कठोर होते हैं, लेकिन हीरा अधातु होते हुए भी कठोर होता है। ठीक है, फिर बात करते हैं कि ऊष्मा जो है, ऊष्मा और विद्युत के चालक कोई अधातु है क्या? तो हाँ, ग्रेफाइट जो होता है वो क्या होता है, ग्रेफाइट वो रहता है अपनी विद्युत का चालक रहता है। तो ग्रेफाइट विद्युत का चालक हो गया अधातु होते हुए भी। तो एक क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है और दूसरा क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कि हीरा जो है वो अधातु होते हुए भी कठोर रहता है। फिर बात करते हैं इसके अंदर नेक्स्ट, इसकी विशेषता क्या है कि प्राय जो है धातु ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन बन जाएगा कि क्या ऐसा कोई धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो हाँ, जो पारा है वो द्रव अवस्था के अंदर पाया जाता है। क्यों? क्योंकि इसका जो है गलनांक वो कम रहता है। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट पार्ट कि धातु जो होते हैं वो कठोर रहते हैं, मैंने अभी बताया। तो यहाँ से क्वेश्चन दो बन सकते हैं। दो क्वेश्चन कैसे बनेंगे? क्या कोई अधातु कठोर है? तो अधातु कठोर होता है, हमें पता है कौन सा है, अभी बताया मैंने, हीरा। हीरा जो है वो कठोर रहता है। ठीक है, तो क्या कोई ऐसा धातु है जो कि कठोर नहीं रहता है या फिर मुलायम रहता है? तो हाँ, याद कर सकते हैं हम इसको भी कि तीन धातु ऐसे होते हैं जो मुलायम रहते हैं। कौन से? उसको याद करोगे आप लोग नकली करके, क्योंकि वो धातु होते हुए भी कठोर नहीं है, तो उनको नकली करके याद कर लेंगे, नकली करके। ठीक है, Na से हो जाता है सोडियम, K से हो जाता है पोटेशियम और Li से हो जाता है लिथियम। यानी सोडियम, पोटेशियम और लिथियम जो है ऐसे धातु हैं जो धातु होते हुए भी मुलायम होते हैं और इन्हें चाकू की सहायता से काटा जा सकता है। ठीक है, फिर यहाँ से सोडियम और पोटेशियम के बीच में यहाँ से इक्वेशन क्या बन जाता है कि ऐसे कौन से धातु होते हैं जिन्हें कि हमें केरोसिन में डुबा के रखना पड़ता है? तो सोडियम और पोटेशियम को रखना पड़ता है, क्योंकि बहुत ही क्रियाशील होते हैं, जो कि अपने वायुमंडल के अंदर जो वायु होती है उससे अभिक्रिया कर लेते हैं बहुत ही जल्दी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट इसकी विशेषता ये है कि धातुओं के अंदर तन्यता पाई जाती है। तन्यता क्या होती है? तन्यता का मतलब होता है कि जो धातु होते हैं उनको हम लोग खींच के तार में बदल सकते हैं, और तार भी कैसा, एक स्थायी तार में बदल सकते हैं। तो धातु के अंदर तन्यता की प्रवृत्ति पाई जाती है, और सबसे ज़्यादा तन्यता की प्रवृत्ति किस में पाई जाती है, ये क्वेश्चन बन सकता है। तो सबसे ज़्यादा तन्यता की प्रवृत्ति पाई जाती है सोने के अंदर। किस में? सोने में। सोने में कहा जाता है कि सोने के 1 ग्राम को हम 2 किलोमीटर तार में बदल सकते हैं, इतनी इसमें तन्यता की प्रवृत्ति पाई जाती है। ठीक है, और सबसे अच्छा चालक कौन सा होता है? कौन सा धातु सबसे अच्छा चालक होता है? तो वो होता है चांदी। फिर नेक्स्ट जो मैंने बताया था कि धातु क्या होता है, धनायन का गोला होता है, यानी उसके अंदर पॉजिटिव चार्जेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है आघात वर्धनीयता। ये आघात वर्धनीयता क्या होती है? आघात का मतलब होता है चोट करना, और वर्धनीयता का मतलब बढ़ाना, यानी कि धातु के ऊपर हम लोग आघात करके यानी चोट मार के उनको बढ़ाया जा सकता है, या फिर उसको चद्दर के अंदर बदला जा सकता है। तो इनको बोला जाता है आघात वर्धनीयता, और आघात वर्धनीयता धातुओं के अंदर पाई जाती है। फिर इसका नेक्स्ट जो है वो है सोनोरस, जिसको बोला जाता है ध्वनिक। ध्वनिक ध्वनि का मतलब क्या होता है कि जब धातु को पीटा जाता है तो वहाँ से ध्वनि उत्पन्न होती है। ठीक है, जो ध्वनि उत्पन्न होती है ये गुण धातुओं में ही पाया जाता है। तो ये हमारे धातुओं के सारे की सारी प्रॉपर्टी हो गई, जिसमें से क्वेश्चन बनने के चांसेस उसी में रहेंगे जिसके अंदर अपवाद मौजूद रहेंगे। धातु की परिभाषा देख चुके हैं, धातु की विशेषता देख चुके हैं। तो धातु के एग्जाम्पल मैंने बताई है। वहाँ से फर्स्ट ग्रुप ले लेना आप, हलीना की रबड़ी, तो इसको एच को हटा देना क्योंकि ये आवारा तत्व कहलाता है। हलीना की रबड़ी सस्ती फ्री,
ठीक है, तो यहाँ से याद कर सकते हो, लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, रुबिडियम हो गया। फिर यहाँ से आ जाएगा बेरिलियम, बेटा, मांगी, कार, स्कूटर, बाप, राजी, ऐसे करके इसको याद कर सकते हो। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ये हो जाते हैं धातुओं के प्रकार। धातु आ जाते हैं, धातु जिसमें संक्रमण धातु भी आ जाएंगे, जिसके अंदर अपन लिख सकते हैं सोना, चांदी, तांबा, जिसको कॉपर बोला जाता है। ये सारे के सारे जो हैं वो धातु के उदाहरण हो जाएंगे। तो अब हम लोग देखते हैं कि अधातु की क्या परिभाषा हो सकती है और अधातु में क्या क्या विशेषता हो सकती हैं। तो अभी हम लोग देखने वाले हैं अधातु की विशेषता। अधातु जिसको बोला जाता है नॉन मेटल बोला जाता है। जैसे देखो, धातुओं के अंदर जो विशेषता थी उससे उल्टी विशेषता रहने वाली है इसके अंदर। और फिर क्या होगा, इसकी विशेषता जो है वो कुछ मिलेगी किससे, धातु से, वो कहलाएगा अपवाद, और उसी अपवाद से क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो देखो इसके अंदर क्या है कि धातु जो होते हैं वो क्या रहने वाले हैं, धातु जो है वो रहने वाले हैं अधातु जो है वो क्या रहते हैं, चमकहीन होते हैं, यानी इसके अंदर चमक नहीं होती है। धातुओं में चमक होती है, इसमें चमक नहीं होती है। लेकिन हीरा और आयोडीन जो है वो दो ऐसे अधातु हैं जो अधातु होते हुए भी इनमें चमक रहती है। तो यहाँ से अपवाद बन गया। फिर नेक्स्ट होता है कि धातु जो होते हैं वो उष्मा और विद्युत के चालक होते हैं, लेकिन अधातु जो होंगे वो क्या होंगे, विद्युत और उष्मा के कुचालक होंगे। लेकिन मैंने बताया अभी आपको कि ग्रेफाइट जो रहता है वह अधातु होते हुए भी क्या रहता है, चालक रहता है। ठीक है, उसके बाद में मैंने बताया था कि जो धातु होते हैं वो कठोर रहते हैं, जबकि अधातु होंगे वो क्या कहलाएंगे, वो भंगुर होंगे। भंगुर किसे कहते हैं, जिस पर हम लोग जोर लगाएं यानी बल दें तो वो टूट जाते हैं, टुकड़े में टूट जाते हैं। जैसे आप लोग कोयला को ले लो, कोयला है, कोयले के ऊपर आप जोर लगाओगे तो वो क्या होगा, टुकड़े टुकड़े में टूट जाता है। फिर यहाँ से आता है कि कम सघन होते हैं। अच्छा, यहाँ कम सघन से याद आया मेरे को कि जो लिथियम होता है उसकी भी डेंसिटी जो है, सघनता, वो बहुत कम रहती है और ये पानी पर तैर सकता है। ठीक है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। फिर क्या होता है इसके अंदर, इसको हम लोग अधातु का ना तो चादर बना सकते हैं और ना ही तार बना सकते हैं। और जैसे धातु जो है वो धनायनों का गोला था, वैसे कि वैसे ये ऋणायनों का गोला होता है। और इसके लिए एग्जाम्पल याद कर सकते हो, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, सल्फर, फॉस्फोरस। इस प्रकार से ये अधातुओं के विशेषता हो जाती हैं। तो अभी हम लोग देख लेते हैं कि धातु और अधातु जो है वो किस प्रकार से क्रिया करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ऑक्सीजन के साथ किस प्रकार से अभिक्रिया करेंगे। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि जो धातु होते हैं और अधातु होते हैं, दोनों के दोनों जो है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करते हैं। अधातु भी करते हैं और धातु भी करते हैं। धातु जब अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनाएगा, धातु ऑक्साइड बनाएगा। अधातु जब अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, अधातु ऑक्साइड बनाएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकता है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय होते हैं। धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं और अधातुओं के ऑक्साइड हमेशा क्या रहते हैं, अम्लीय रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से एक लाइन में क्वेश्चन पूछ सकता है कि धातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं, क्षारीय या अम्लीय या लवणीय। ठीक है, तो धातु के ऑक्साइड क्या रहने वाले हैं, क्षारीय रहने वाले हैं। फिर यहाँ से एक चीज़ और है कि धातु जो होते हैं इनके ऑक्साइड जो होते हैं कुछ उभयधर्मी प्रकृति रखते हैं, उभयधर्मी प्रकृति रखते हैं। अब उभयधर्मी प्रकृति क्या होती है इसको समझते हैं। तो उभयधर्मी प्रकृति क्या होती है कि इसके अंदर क्या रहते हैं कि धातु के ऑक्साइड जो होते हैं वो कभी कभी तो अम्लीय व्यवहार कर लेते हैं और कभी कभी क्षारीय व्यवहार कर लेते हैं। अब आप वो कहोगे कि ऐसे कैसे हो जाएगा, तो ये केमिस्ट्री है, इसके अंदर अपवाद ही सब कुछ होता है। तो उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं कि कुछ धातुओं के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति और क्षारीय प्रकृति दोनों दर्शाते हैं। जैसे एल्यूमिनियम हो गया, एल्यूमिनियम के जो ऑक्साइड होते हैं जिसको बोलते हैं Al2O3। ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो होता है वो अम्लीय के साथ साथ जो है क्षारीय प्रकृति भी दर्शाता है। तो हमें कैसे पता चलता है कि अम्लीय और क्षारीय प्रकृति दोनों दर्शाता है, तो अभी देखते हैं इसको। तो देखो, हम लोग जानते हैं कि जब भी किसी अम्ल की अभिक्रिया, हमें ये पता है कि जब भी किसी अम्ल की अभिक्रिया, एसिड जो होता है अम्ल, इसकी अभिक्रिया हम लोग क्षार से करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है लवण, और लवण के साथ में क्या मिलता है, जल मिलता है। ठीक है, इस अभिक्रिया को बोलते हैं निर्जलीकरण अभिक्रिया। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या है, ये है एक अम्ल है, HCl क्या है, एक अम्ल है, और यहाँ पे NaOH जो है वो क्या है, एक क्षार है। ठीक है,
और ये है एल्यूमिनियम का ऑक्साइड। देखो ये एल्यूमिनियम का ऑक्साइड जो है, यहाँ से देखो अम्ल के साथ अभिक्रिया करके भी जल बना रहा है, क्षार के साथ अभिक्रिया करके भी जल बना रहा है, और साथ में लवण का निर्माण कर रहा है। यानी यहाँ पर क्या होगा, देखो ये अम्ल है तो इससे अभिक्रिया करने वाला जो है वो क्षार होगा, तभी यहाँ पे जल बनेगा। तो यहाँ पर ये क्या कहलाएगा, ये यहाँ पर ये क्षार के रूप में काम करेगा। फिर यहाँ पे ये दूसरी अभिक्रिया के अंदर क्षार है, और क्षार के साथ केवल वही अभिक्रिया करेगा अम्ल, तो ही हमें जल प्राप्त होगा। तो यहाँ पर ये क्या काम कर रहा है, यहाँ पर ये अम्ल का काम कर रहा है सेकंड इक्वेशन में, और फर्स्ट इक्वेशन में ये क्षार का काम कर रहा है। यानी कि एल्यूमिनियम के जो ऑक्साइड होते हैं वो अम्ल की भांति भी व्यवहार करते हैं और क्षारों की भांति भी व्यवहार करते हैं, इसीलिए इसको बोला जाता है उभयधर्मी ऑक्साइड। अच्छा, उभयधर्मी ऑक्साइड पता चल गया, जो दोनों तरह का व्यवहार करते हैं। धातु तथा अधातु की सारी परिभाषाएं और विशेषताएं पढ़ ली हैं। अब इसके एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाला है। तो फर्स्ट एमसीक्यू क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि कौन सी धातु जो है कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका पारा। पारा जो है वो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था के अंदर पाई जाती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कौन सा अधातु विद्युत का अच्छा चालक होता है। मैंने बताया था इसके बारे में आपको कि जो ग्रेफाइट होता है वो विद्युत का अच्छा चालक होता है, जबकि यह अधातु है। चूँकि यहाँ से ये अपवाद है तो अपवाद से क्वेश्चन आना लाजमी सी बात है। तो यहाँ से क्वेश्चन हीरा के बारे में क्या बताया था मैंने कि यह कठोर होता है, ठीक है, और हीरे के बारे में क्या बताया था, ये चमकीला होता है। अब यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि हीरा जो है डायरेक्टली चमकीला नहीं होता है। हीरे को चमकीला बनाने के लिए एक प्रोसेस होता है, यानी इसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जो आपने नाम सुना होगा कहीं पे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन करके एक प्रक्रिया रहती है, यानी कि हीरे को इस प्रकार से डिज़ाइन किया जाता है कि उसके अंदर जब भी प्रकाश की किरण प्रवेश करें तो वह इस प्रकार से वहाँ पर पूर्ण आंतरिक परावर्तित हो जाए। यानी परावर्तन तो आपने पढ़ा ही होगा, हमारे सिलेबस में एक टॉपिक भी है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के द्वारा हीरे की चमक बढ़ाई जा सकती है। तो हीरा जो है डायरेक्टली चमकीला नहीं होता है, हीरे की चमक बढ़ाने के लिए हमें उसको तराशना पड़ता है, तभी तो बोलते हैं हीरे को तराशना जरूरी होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कौन सा धातु सबसे हल्का होता है। तो हमने बताया था कि जो लिथियम होता है, लिथियम जिसका परमाणु क्रमांक होता है 3, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s1, ठीक है, और ये जो है सबसे हल्का होता है। और यह कौन से वर्ग का तत्व है, पहले वर्ग का तत्व है। ये सारी की सारी चीज़ें आपको इनके बारे में याद रखनी होगी, क्योंकि धातु और अधातु दे रखा है तो कंपटीशन लेवल पर कुछ भी पूछ सकते हैं। फिर लिथियम का प्रयोग किस में किया जाता है, लिथियम का प्रयोग मोबाइल फ़ोन की बैटरी बनाने में किया जाता है। ठीक है, चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कौन सा अधातु चमकदार होता है। तो चमकदार के बारे में अभी बताया है मैंने, क्या आयोडीन भी हो सकता है और एक हीरा भी हो सकता है। तो यहाँ पे अगर आपको हीरे और आयोडीन अगर एक साथ दे दे तो आपको आयोडीन पर क्लिक करना है। ठीक है, और आप बताओ कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, गलकंड। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो कौन सा धातु है कठोर नहीं होता है बल्कि चाकू से भी काटा जा सकता है। तो मैंने आपको बताया है कि 3 धातु ऐसी होती हैं जिनको हम लोग चाकू से भी काट सकते हैं। क्या थी वो, नकली करके याद करवाया था, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 19, और इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 3। ये आपको ध्यान में रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कौन सा अधातु तरल अवस्था में पाया जाता है। देखो कौन सा धातु तरल अवस्था में पाया जाता है, तो वो हमें पता ही है, जो पारा होता है वो द्रव अवस्था के अंदर पाया जाता है। लेकिन इसके अंदर जो है कौन सा अधातु जो है वो तरल अवस्था में पाया जाता है, तो आंसर हो जाएगा ब्रोमीन। ब्रोमीन का सिंबल होता है Br। ठीक है, ब्रोमीन जो होता है वो एक जहरीली गैस है और यह जो है तरल अवस्था के अंदर पाई जाती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हीरा डायमंड का अपवाद क्या है। देख भी हीरा का अपवाद क्या है, तो हीरा अधातु है और अधातु होते हुए भी ये क्या है, अधातु होते हुए भी ये कठोर है। तो हीरा का अपवाद क्या हो जाएगा, यह कठोर अधातु होती है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। कौन सा धातु पानी पर तैर सकता है। ऐसा धातु जिसका
जो घनत्व है वो कम होगा वही पानी पर तैरेगा। घनत्व किसका कम होता है? लिथियम का होता है। लिथियम का घनत्व कम होता है, इसलिए पानी पे तैर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी धातु जो है ऊष्मा की विद्युत की खराब चालक होती है? अब देखो इसमें ध्यान रखने वाली बातें क्या होती हैं कि चाहे धातु हो या अधातु है, पूर्ण रूप से कोई चालक नहीं रहती है और पूर्ण रूप से कोई कुचालक नहीं रहती है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सी जो है खराब चालक रहती है, तो ये रहती है पारा। जो पारा होती है वो खराब चालक रहती हैं। अच्छा, विद्युत की चालकता किस पर निर्भर करती है? ये निर्भर करती है इलेक्ट्रॉन की संख्या पर, यानी कि जितने उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे। कौन से इलेक्ट्रॉन? फ्री इलेक्ट्रॉन, जिसको बोलते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन जितने ज़्यादा होंगे उतने ही इसकी चालकता अधिक होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सा अधातु बिजली की रोड में प्रयुक्त किया जाता है? तो ऐसा अधातु जो कि चालक होगा उसी का प्रयोग करेंगे। तो चालक कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर सी, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो होता है वो विद्युत का चालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी धातु बिजली का सबसे अच्छा चालक होती है? और क्वेश्चन नंबर 12 कह रही है कि कौन सी धातु ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक होती है। तो दोनों का आंसर एक ही होने वाला है कि जो चांदी होती है इसका नाम होता है अर्जेंटम। अर्जेंटम, ठीक है, इसको एजी से लिखते हैं, ठीक है। और ये जो है वो विद्युत का और ऊष्मा का अच्छा चालक होती है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सी धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है? देखो भाई, यहाँ से दो क्वेश्चन बन सकते हैं कि कौन सी धातु है जिसका गलनांक सबसे अधिक होता है। तो ये टंगस्टन हो जाएगी, इसको डब्ल्यू से लिखते हैं, ठीक है। और टंगस्टन के बारे में एक क्वेश्चन और बनता है कि इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? तो इसका उपयोग किया जाता है बल्ब के तंतु बनाने में। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि बल्ब के तंतु के निर्माण में कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? टंगस्टन का। और क्यों किया जाता है? क्योंकि इसका गलनांक अधिक होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा अधातु बिजली का सबसे खराब चालक होता है? देखो भाई, इसके अंदर क्या है कि अधातु होते हुए भी वो खराब चालक होना चाहिए। तो ये हो जाएगा हीरा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका, हीरा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन कहता है कि कौन सा धातु विद्युत अपघटय इलेक्ट्रोलाइट में डाला जाने पर नीली ज्वाला के साथ जलता है? ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन आ गया है। ये हो गया ऑप्शन नंबर बी इसका, पोटेशियम जो होता है, पोटेशियम जिसका सिंबल होता है के, इसका परमाणु क्रमांक होता है 19 और ये पहले वर्ग का तत्व होता है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको ये ध्यान में रखना है कि कुछ जो इम्पोर्टेंट धातु होते हैं उन इम्पोर्टेंट धातु की परमाणु क्रमांक और इलेक्ट्रॉनिक व्यास आपको याद कर लेना है, ठीक है। जैसे बात करें तो इम्पोर्टेंट किस किस की, एक तो आपको Zn जिंक की कर देनी है, कॉपर की कर लेनी है, मैग्नीज की कर लेनी है, आयरन की कर लेनी है, कोबाल्ट की कर लेनी है, सोने की कर लेनी है जिसका नाम ओरम होता है, चांदी की कर लेनी है, प्लेटिनम की कर लेनी है। इन तत्वों के बारे में थोड़ा थोड़ा आप जानकारी ले लेना। इसका परमाणु क्रमांक क्या होता है, ये सारे के सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो हमने दो टॉपिक कवर कर लिए हैं, भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म और धातु और अधातु, ठीक है। अब नेक्स्ट जो अपना सिलेबस का टॉपिक बचता है वो बचता है फिजिक्स का। अभी केमिस्ट्री के दो टॉपिक ही थे हमारे सिलेबस के अंदर, जहाँ से एक एक क्वेश्चन इन दोनों टॉपिक में से पक्के आने वाले हैं। फिर क्या होना है कि आपके जो सिलेबस जो इस प्रकार से डिज़ाइन कर रखा है, जिसमें केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी, केमिस्ट्री के 2 क्वेश्चन आएंगे, फिजिक्स का 1 क्वेश्चन आएगा, बायोलॉजी के 2 क्वेश्चन आएंगे। केमिस्ट्री के दोनों चैप्टर मैं करवा चुका हूँ। नेक्स्ट क्लास के अंदर आपको फिजिक्स की एक क्लास मिल जाएगी जिसके अंदर आपका रिफ्लेक्शन संबंधी जो ऑप्टिक्स का टॉपिक लगता है, प्रकाशिकी का, उसको हम लोग करवा देंगे। और फिर बचेंगे बायोलॉजी के 2 चैप्टर, ठीक है। देखेंगे कि जो ये धातु हैं, इन धातुओं का मेडिकल लाइफ के अंदर कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, उसके बारे में हम लोग थोड़ी सी डिटेल एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जैसे जो आयरन होता है, आयरन जो होता है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि हीमोग्लोबिन जो है वो किसकी कमी से होता है, तो वो आयरन की कमी से होता है, क्योंकि आयरन जो है वो हीमोग्लोबिन को बनाने के लिए सहायक होता है, ठीक है। जैसे भी एक क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि एनीमिया जो है वो किसकी कमी से होता है। एनीमिया का मतलब होता है खून की कमी। अब खून की कमी किसके कारण, खून की कमी को साधारणतः बोलते हैं, लेकिन ये हीमोग्लोबिन की कमी होती है। और जो हीमोग्लोबिन होता है वो किससे बनता है, वो बनता है आयरन से। तो आयरन की कमी से हो सकता है खून की कमी, एनीमिया रोग हो सकता है। फिर जो भी अपने मेडिकल के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, कैंची वगैरह, ये बनाने में किसका प्रयोग करते हैं, आयरन का प्रयोग करते हैं। बात करते हैं अगर कैल्शियम की, तो हमारे दांत और हड्डियाँ जो वो किससे बनते हैं, वो
कैल्शियम से मिलके बने होते हैं, इसीलिए जो कैल्शियम जो होता है वो हमारे दांत और हड्डियों के लिए सहायक होता है। फिर अगला वाला ये क्या कह रहा है कि जो जिनकी हड्डियां टूट जाती है, जैसे मान लो कि कोई किसी का एक्सीडेंट हुआ है और एक्सीडेंट के दौरान जो है हड्डी टूट जाती है, तो उसकी हड्डियों को जोड़ने के लिए जो इंजेक्शन या टेबलेट दिए जाते हैं वो भी कैल्शियम के दिए जाते हैं। प्लस नेक्स्ट कह रहा है कि रक्त के थक्के को जमने के लिए, रक्त को जमने के लिए ये कैल्शियम सहायक होता है। और हाँ, मुझे ये बताओ कि कौन सा विटामिन जो है वो रक्त के थक्के को जमाने के लिए सहायक होता है? वो होता है विटामिन के। ठीक है, और विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है? निर्जलीकरण। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट मैग्नीशियम की ओर। मैग्नीशियम जो है एक एंटी एसिड होता है। एंटी एसिड का मतलब क्या होता है? देखो यहाँ से ये जो लिख रखा है MgOH का होल ट्वाइस, इसको ध्यान में रखना। इसको बोला जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसको बोला जाता है। और इसकी जो pH होती है वो होती है 14, जो इसकी pH 14 होती हैं। और इसका प्रयोग करते हैं जब एसिडिटी हो जाती है, तो एसिडिटी से राहत पाने के लिए MgOH का होल ट्वाइस यानी कि एंटासिड का प्रयोग करते हैं, जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोला जाता है। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट कि अच्छा इसका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में इसका प्रयोग क्यों करते हैं? क्योंकि जब तक देखो एसिडिटी होती है तो पेट में एसिड बनता है, और ये जो होता है MgOH का होल ट्वाइस ये होता है क्षार। तो अम्ल और जो क्षार मिलेंगे तो क्या करेंगे? उसको न्यूट्रल कर देंगे, उदासीन कर देते हैं और लवण का निर्माण कर देते हैं। इसीलिए एंटासिड के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। देखो अब इसमें सोडियम जो है इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है? जो हमारे ORS होता है, ORS जो होता है, जब भी हमें मतलब उल्टी दस्त जैसा होता है तो हमें हॉस्पिटल से ORS मिलता है, तो उस ORS में क्या होता है? उसमें सोडियम होता है। ठीक है, और जो हमें ड्रिप चढ़ी जाती है उसमें सेलिन वाटर जो होता है वो भी सोडियम से ही बनता है। फिर बात करते हैं पोटेशियम की। तो पोटेशियम जो है हृदय के पंप के लिए आवश्यक होता है, धड़कन के लिए आवश्यक होता है पोटेशियम। बात करते हैं जिंक की, तो ये इम्यूनिटी बूस्टर होता है और घाव बढ़ने में सहायक होता है। ठीक है, आप लोग एक काम करना कि ये जो मैं यहाँ पे तत्व बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट, ये तत्व कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं? जैसे कि जिंक जो है वो कहाँ पे मिलेगा? जिंक जैसे हमें काजू के अंदर मिल जाता है जिंक। ठीक है, पोटेशियम जो है वो कहाँ से मिल जाता है? केले से पोटेशियम मिल जाता है। तो आप लोग ये पता करना कि ये कहाँ कहाँ पर ये पाए जाते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। इसमें क्या है? कॉपर। कॉपर जो है हमारे शरीर के अंदर RBC जो होती हैं, जिसको बोला जाता है रेड ब्लड सेल। ठीक है, लाल रक्त कोशिकाएं जो होती हैं उनका निर्माण करती हैं। ठीक है, और ये एंटी फंगल भी होती हैं। फिर बात करते हैं सिल्वर की, चांदी की। तो चांदी जो है वो घाव की ड्रेसिंग करने के लिए, जो स्कार्स वगैरह लग जाते हैं उन स्कार्स को बढ़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है एंटीसेप्टिक क्रीम के फॉर्म में। ठीक है, और सोने का तो आपको पता ही होगा, जब दांत के अंदर जो होते हैं दांत की फिलिंग की जाती है तो उस समय सोने का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और दांत के बीच में जो है सोने के आभूषण लगाने की जो प्रक्रिया होती है, तो उसमें जो सोने का आभूषण लगाया जाता है उसको बोला जाता है चूप। राजस्थान आर्ट एंड कल्चर में पढ़ोगे आप। चौंप और चूप के अंदर कंफ्यूजन नहीं होना। चूप जो होता है वो दांत के अंदर रखी जाती है और चौंप जो है वो नाक के अंदर पहनी जाती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अभी हम लोग इसमें आपके धातु अधातु और उसके साथ लिखा है यौगिक। तो यौगिकों के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। मैं यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है उसी का बताऊंगा, बाकी का आप स्क्रीनशॉट लेके रख लेना और इनको देखना, इनका नाम याद कर लेना। जो साइंस बैकग्राउंड से हैं उनको तो बहुत ही ईजी लगेंगे, लेकिन ये वीडियो उनके लिए हैं जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं हैं, जो आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं, जिन्हें पढ़ाई काफ़ी टाइम से छोड़ चुके हैं, उनके लिए हैं। तो देखो, जो साधारण नमक हमारे घर में पाया जाता है उसका फॉर्मूला होता है NaCl। ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या होता है? NaCl, और इसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम के हैं ये ऊपर वाले 5-6 जो ये दे रखे हैं मैंने यहाँ पे, ये वाले सोडियम के यौगिक हैं, इसको बोलते हैं NaCl। ये होता है सोडियम क्लोराइड और ये साधारण नमक होता है। एक होता है कास्टिक सोडा। अच्छा, कास्टिक सोडा क्या होता है? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड बोला जाता है इसको, और ये जो है वो कास्टिक सोडा है। हाँ, ये ध्यान में रखा है, NaCl जो है लवण है, NaOH जो है वो क्षार है। ठीक है, फिर होता है 2 सोडे होते हैं, एक तो होता है धोने वाला सोडा, एक होता है खाने वाला सोडा यानी बेकिंग सोडा, और एक धुलाई का सोडा। तो सोडियम कार्बोनेट जो है Na2CO3 और 0.10H2O लिखा हुआ है। अच्छा, इसमें ये क्वेश्चन पूछता है कि 0.10H2O का मतलब क्या होता है? तो ये क्रिस्टलीय जल होते हैं, इनको भी याद रख लेना, ये क्रिस्टलीय जल होते हैं। तो आपको ये फॉर्मूला देके पूछ सकता है कि इसमें कितने क्रिस्टलीय जल है, तो 10 क्रिस्टलीय जल के अणु होते हैं। ठीक है, फिर ये जो है NaHCO3 जिसके अंदर सोडियम बाइकार्बोनेट बोला जाता है, इसको ऐसे याद रख सकते हो आप। बाई का मतलब राजस्थान के अंदर मम्मी को बोलते हैं ना, तो सोडियम बाइकार्बोनेट खाना बनाने के लिए किसका प्रयोग होता है? बाई यानी मम्मी। तो मम्मी जो है वो यहाँ पे खाना बनाने में प्रयुक्त हुई है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट किस में प्रयुक्त होगा? खाने वाले सोडे में। बाकी जो है वो धोने वाले सोडे के अंदर प्रयोग होता है।
Na2CO3, ठीक है। फिर इसके अंदर ये इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप लोग एक बार देख लेना। फिर मैग्नीशियम के अंदर मैंने बता ही दिया है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये इंपॉर्टेंट है। ये एंटासिड के रूप में इसका प्रयोग करते हैं, एंटासिड के रूप में। अगर आपके कभी एसिडिटी हुई है, डॉक्टर के पास गए, तो जो भी आपको सिरप देता है, उस सिरप के अंदर आप देखना वहाँ पे मैग्नीशियम का ये फॉर्मूला लिखा होगा, या फिर जो आप इनो लेते हो, इनो जो होता है ना, वो इनो के अंदर भी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ये डाल रखा होता है MgOH का होल ट्वाइस। तो इसके अंदर ये देख लेना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर बात करते हैं इनके अयस्क की। अयस्क से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये किसका अयस्क है। तो देखो, एक होता है ZnS, जिंक सल्फाइड जो होता है उसको बोलते हैं जिंक ब्लेड, और ये होता है जिंक का अयस्क। अयस्क का मतलब क्या होता है, देखो जो भी हमें खान या खनिज जो मिलते हैं, इन खनिजों के अंदर वे पदार्थ जहाँ से धातु निकलते हैं, ठीक है, वे खनिज जिससे धातु निकलते हैं उसको बोला जाता है अयस्क। यानी अयस्कों का शुद्धिकरण करते हैं, उससे हमें धातु प्राप्त होते हैं। तो ये धातु जो है वो कहाँ से मिलेंगे हमें, अयस्कों से। तो इनके अयस्कों का भी नाम पूछ सकते हैं। तो देखो, कैलामाइन इसको बोलते हैं ZnCO3, जिंक कार्बोनेट, ठीक है, जिंकाइड, जिंक ऑक्साइड, ये इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। फिर बात करते हैं कैल्शियम के कौन कौन से हो जाएंगे। तो कैल्शियम के अंदर देखो, कैल्शियम के अंदर चूना पत्थर CaCO3, तो ये जो है कैल्शियम कार्बोनेट कहलाता है, जिसको संगमरमर भी बोल सकते हो अपन। ये देखो संगमरमर लिखा हुआ है। फिर ये इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला, ये याद रख लेना, जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है। तो देखो CaSO4.2H2O, तो 2H2O क्या हो जाएंगे, क्रिस्टलीजल हो जाएंगे। कैल्शियम सल्फेट है, इसके अंदर 2H2O आता है, तो वो क्या हो जाता है, जिप्सम का फॉर्मूला होता है। इसी का एक मिला जुला फॉर्मूला होता है CaSO4.12H2O, हाफ H2O आ जाता है, तो उसको बोला जाता है क्या, उसको बोला जाता है POP। ये भी इंपॉर्टेंट है, POP प्लास्टर ऑफ पेरिस बोला जाता है इसको, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। एक तो इसके अंदर जिप्सम वाला याद कर लेना, ठीक है। एक कैल्शियम के लिए यौगिक याद करना चाहो तो यौगिक याद कर सकते हो CaO। देखो कैल्शियम ऑक्साइड होता है, इसको बोला जाता है बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा चूना बोलते हैं। और जब अगर कोई चीज बिना बुझी हुई है तो उसके अंदर जल डाल देते हैं, तो क्या होता है, बुझ जाता है। तो ये हो जाएगा CaOH का होल ट्वाइस। कैल्शियम के इस कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर हम लोग जब जल मिलाते हैं तो ये होता है बुझा हुआ चूना। तो बिना बुझा हुआ चूना क्या हो जाएगा, CaO हो जाएगा, और बुझा हुआ चूना क्या हो जाएगा, CaOH का होल ट्वाइस हो जाएगा, ठीक है। जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं है उनको थोड़ा यहाँ पे डिफिकल्टी हो सकती है, लेकिन फिर भी यहाँ से एक क्वेश्चन आने के चांस बनते हैं, इसलिए आप एक बार हल्का हल्का देख के इनको चले जाना, ठीक है। तो ये जो है यौगिक है, इनके स्क्रीनशॉट ले लेना इनके, और स्क्रीनशॉट लेके आप इनको याद करना। हाँ, यहाँ से देखो, यहाँ से ये इंपॉर्टेंट है। एक तो कास्टिक सोडा NaOH होता है, अगर KOH हो जाए तो वो हो जाता है पोटास, ठीक है। इसको बोलते हैं कास्टिक सोडा, उसको बोलते हैं पोटास, ठीक है। फिर ये इंपॉर्टेंट है, एक ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला CaOCl2, इसको याद रख लेना। ब्लीचिंग पाउडर इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। बाकी तो ये मैंने प्लास्टर ऑफ पेरिस का ये सारे बता दिए पीछे, तो इसकी स्क्रीनशॉट लेके रख लेना आप लोग और इसको याद कर लेना, ठीक है। फिर देखो, ये हाइड्रोजन के लिए हाइड्रोजन क्लोराइड HCl अम्ल होता है। नाइट्रिक अम्ल का देख लेना एक बार, HNO3 जो होता है ये, ठीक है। बाकी तो ये इसमें ग्लूकोज का देखना चाहो तो ग्लूकोज का देख सकते हो, C6H12O6 हो जाएगा, ठीक है। ये इस प्रकार से यौगिक आ जाते हैं। अब नेक्स्ट क्या है इसके अंदर, नेक्स्ट जो है आपके लिए प्रकाश का परावर्तन, इसी चैनल पे आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। इस टॉपिक पे मैं काम कर रहा हूँ, और ये साइंस से रिलेटेड जो भी आपके टॉपिक है उसको डालने के बाद में मैं मैथमेटिक्स के टॉपिक डाल दूंगा, और उसके बाद में मैराथन क्लास के फॉर्म में मैं कम से कम 100 से 150 क्वेश्चन साइंस के और बाकी मैथमेटिक्स के क्वेश्चन भी इसी चैनल पर डाल दूंगा, आप वापस विजिट कर लेना। केमिस्ट्री के 2 चैप्टर यानी साइंस में एक तो भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन और एक धातु और अधातु, दोनों टॉपिक को मैंने कवर कर लिया है। तो अभी जो है फिजिक्स का टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, भौतिक विज्ञान का, प्रकाश का परावर्तन। तो इसमें क्या है इसको समझ लेते हैं। देखो, परावर्तन होता क्या है कि कोई भी एक सतह होती है, सतह का मतलब एक कोई भी जगह है, मान लो ये लाइन है, यहाँ पर ये दीवार हो सकती है, या फिर कोई भी पदार्थ हो सकता है, कांच हो सकती है, सिंपली आप कांच मान के चलो इसको। इस पदार्थ पे इसके लंबवत एक चीज़ होती है, जैसे मान लो ये हमारा कोई कांच है, इसके 90 डिग्री को एंगल बनाते हुए, यानी कि इसके लंबवत कोई चीज़ होती है, उसको हम लोग नाम दे देते हैं अभिलंब। क्या नाम दिया, अभिलंब। अभिलंब का मतलब क्या हो गया, इसके लंबवत जो होती हैं वो। अब होता क्या है इसके अंदर कि एक प्रकाश की किरण आती है, प्रकाश की किरण यानी प्रकाश यहाँ से आया और वापस इस सतह से टकरा कर वो वापस लौट जाता है, इसी माध्यम में लौट जाता है, ठीक है।
यानी ये प्रकाश की किरण आगे नहीं आती हैं, क्या करती हैं, वापस उसी माध्यम में लौट जाती हैं। ठीक है, तो प्रकाश का परावर्तन एक ऐसी घटना होती है जिसमें कि प्रकाश की किरण जो है किसी परावर्तक सतह से टकरा कर पुनः उसी माध्यम से में लौट जाती हैं जिस माध्यम के अंदर वह आई थी। जैसे मान लो कि एक पानी का बर्तन टब भरा हुआ है, एक पानी का टब भरा हुआ है, इसके ऊपर मैंने यहाँ पे कांच रख दी, ऐसा समझ लो। ठीक है, यहाँ पर पानी हो गया तो ये एक अलग माध्यम हो गया, इधर हवा है तो ये अलग माध्यम हो गया। अब यहाँ से प्रकाश की किरण आई और आकर टकरा कर वापस इसी माध्यम में लौट गई। इसी माध्यम का मतलब क्या, इधर भी वायु थी, पूरा का पूरा ये वायु है, हवा है, तो हवा में ही वापस लौट जाती हैं, पानी के अंदर नहीं आती हैं। तो ऐसी घटना जो होती है वो प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। ठीक है, परा का मतलब क्या होता है, दूर जाना। परा का मतलब क्या होता है, दूर जाना। यानी प्रकाश की किरण जो है, जैसे ये माध्यम है अपना, इसमें क्या करेगी, ये जो हमारी परावर्तक सतह है जिसको मिरर बोल रहा हूँ मैं, इस मिरर यानी दर्पण के ऊपर टकरा कर वापस उसी माध्यम में लौट जाती हैं, दर्पण के अंदर नहीं जाती हैं। तो ये घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। देखो यहाँ पे आई इसके पास और वापस इससे दूर चली गई, यही तो है परावर्तन। ये जो आने वाली किरण होती हैं, ये जो आने वाली किरण है इसको हम लोग बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं इसको, इंसिडेंट रे, जिसको बोलते हैं आपतित किरण। आपतित किरण, पढ़ने वाली जो किरण होती है उसको आपतित किरण कहेंगे। और ये जो वापस जा रही हैं ये परावर्तन होकर जा रही है तो इसको बोलेंगे परावर्तित किरण। परावर्तित किरण बोल देंगे। अब देखो इसमें क्या होगा कि ये जो भी कांच है इसके लंबवत 90 डिग्री का एंगल बना के हम लोग जो एंगल बना रहा है, ये काल्पनिक रेखा होती है, इसको बोलते हैं नॉर्मल, इसको बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलते हैं इसको, अभिलंब बोलते हैं। ठीक है, तो क्या होगा इसके अंदर, कोई भी परावर्तक सतह होगी, इस परावर्तक सतह पर कोई प्रकाश की किरण आएगी, टकरा कर वापस उसी माध्यम में लौट जाएगी। जैसे यहाँ, जैसे मान लो यहाँ पे पानी है, पानी में से आई और इधर हवा है तो वापस पानी में ही चली जाती है। तो इस प्रकार में उसी माध्यम में चली जाती है, माध्यम बदलती नहीं है। तो ये घटना जो है प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन समझ में आ गया आपको। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं, इन दोनों नियम को हम लोग समझते हैं। इन दोनों नियम से क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि आपके टॉपिक लिख रखा है प्रकाश का परावर्तन और इसके नियम। तो परावर्तन तो सिंपल सी घटना है जिसके अंदर क्या होता है, उसी माध्यम में लौट जाती है, ये ध्यान में रखना है। तो अब हम लोग देख लेते हैं परावर्तन के नियम कौन कौन से होते हैं। देखो इसमें क्या है कि परावर्तन जब होता है तो क्या होगा, एक आपतित किरण होती है, बताया मैंने, जो आने वाली किरण है इस प्रकार की, वो आपतित किरण कहलाती हैं, जो सतह पर पड़ती हैं। ठीक है, उसके बाद में यहाँ से जो वापस चली जाती है इसको हम लोग कौन सी किरण बोलते हैं, परावर्तित किरण बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड बोलते थे। ठीक है, ये आपतन बिंदु कहलाता है जहाँ पर किरण आती है। अब देखो इसके लंबवत, जहाँ पर ये दोनों तरंगे टकरा रही हैं उसके लंबवत जो रेखा होती हैं उसको हम लोग बोल देते हैं अभिलंब। तो इसमें पहला नियम क्या क्या कहता है परावर्तन का, परावर्तन का पहला नियम कहता है कि आपतित किरण यानी ये आने वाली किरण प्लस जाने वाली किरण कौन सी, परावर्तित किरण, और ये अभिलंब, तीनों एक ही तल के अंदर स्थित रहते हैं। अब एक ही तल का मतलब क्या होता है, एक ही तल का मतलब होता है कि जैसे ऐसे समझ सकते हो कि अगर मैं इसमें ये जो आपकी ग्लास दिख रही है कांच, इसके ऊपर मैं कागज रख दूं तो ये तीनों के तीनों ढक जाएंगे। यानी कि अगर आपकी कॉपी है, कॉपी का ये पेज है, इसी पेज के अंदर है, यानी आपतित किरण इधर है, फिर परावर्तित किरण इधर है और अभिलंब इधर है। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि आपतित किरण तो आपकी कॉपी में है और परावर्तित किरण आपकी कॉपी से बाहर निकलती हुई है, ऐसा कभी नहीं होगा। तो पहला नियम क्या कहता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। ठीक है, समतल होता है, एक ही तल के अंदर स्थित होंगे। जैसे अपने आंगन है तो आंगन के अंदर ही स्थित होंगे, या अपनी दीवार है तो दीवार में स्थित होंगे। तो इस प्रकार से एक ही तल के अंदर स्थित जो रहते हैं उनका नियम है ये वाला। दूसरा नियम क्या कहता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण समान रहता है। आपतन कोण और परावर्तन कोण समान रहता है, कैसे, ये देखो इसके अंदर देख सकते हैं अपन कि इसमें देखो ये है हमारा अभिलंब। ठीक है, हमेशा जो भी आपतन कोण होगा, ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है, जो आपतन कोण होगा वो या परावर्तन कोण है, इन दोनों कोण का माप हम लोग कहाँ से करेंगे, माप करेंगे अभिलंब से, अभिलंब से नाप करेंगे। तो जैसे ये अभिलंब है तो अभिलंब से इस साइड के अंदर जो किरण आ रही है, अभिलंब और आपतित किरण के बीच में बनने वाला जो कोण होता है उसको कहा जाता है आपतन कोण, आपतन कोण। परावर्तन और उसके नियम
राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2025 की MCQ क्वेश्चंस थोड़ी डिटेल के साथ में। देखो इसमें क्या कह रहा है कि अवतल दर्पण के लिए सुमेलित करना है। ये क्या है, ये बिंब की स्थिति और प्रतिबिंब की स्थिति पर क्वेश्चन आ रखा है। तो देखो अवतल दर्पण क्या होता है कि एक ऐसा दर्पण, अव का मतलब झुका हुआ, अव का मतलब क्या होता है, झुका हुआ, यानी एक ऐसा दर्पण जिसका बाहर वाला हिस्सा तो पॉलिश किया रहता है और जो अंदर की ओर झुका हुआ हिस्सा होता है वो परावर्तक हिस्सा होता है। ठीक है, परावर्तक हिस्सा होता है, उसको कहा जाता है अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण पर क्या होगा, जैसे मैं इसको ऐसे बनाना चाहूँ, ये अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण के बीच वाला ये भाग जो है वो कहलाता है ध्रुव, ये कहलाती है इसकी मुख्य अक्ष जो ध्रुव से गुजरती है। यहाँ पे मैं मान लेता हूँ इसका फोकस बिंदु है, ये ध्रुव कहलाएगा और ये कहलाएगा फोकस F, ध्रुव हो जाएगा P, और फोकस से 2 गुना दूरी जिसको 2F बोला जाता है, इसको कहा जाता है सेंटर, C कहलाता है सेंटर। ये सेंटर कैसा आएगा कि ये जो गोले दर्पण, जिस गोले का भाग होता है, जैसे ये गोला था, इस गोले का जो केंद्र होता है वही इस गोले दर्पण के लिए मुख्य ये केंद्र कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या आ रहा है, पूछ रहा है कि अलग अलग स्थिति दे रही है और इन स्थिति पर उनके प्रतिबिंब क्या क्या बनने वाले हैं। तो मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ। 6 स्थिति बनती है और 6 स्थिति के बारे में बता देता हूँ। देखो ये हो जाएगी दर्पण, ये इसका ध्रुव हो जाएगा, ये उसका फोकस बिंदु हो जाएगा F और ये हो जाएगा 2F। अब देखो पहली कंडीशन क्या बनती है, पहली कंडीशन बनती है कि जब कोई बिंब जो है वो अनंत पर हो। अनंत का मतलब क्या है, बहुत दूर स्थित होना चाहिए। यहाँ पे एक नियम होता है कि अगर अनंत से आने वाली जो भी प्रकाश किरणें होती हैं वो हमेशा मुख्य अक्ष, ये जो है मुख्य अक्ष कहलाता है, इस मुख्य अक्ष के समांतर चलती हैं। तो अनंत से आने वाली किरणें जो हैं, जिनको समाक्षी किरणें कहा जाता है, वो मुख्य अक्ष के समांतर चलती हैं और मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली प्रकाश किरणें जो हैं परावर्तन के पश्चात, ये आने वाली किरण आपतन, ये जाने वाली किरण परावर्तन, तो परावर्तन के पश्चात वो फोकस से गुजरती है। ये गुजर गई। ऐसे कैसे दूसरी किरण में निकालना चाहूँ तो ये भी अनंत से आने वाली किरणें हैं, अनंत से आने वाली किरणें आ गई, आने के बाद में परावर्तन के पश्चात कहाँ से गुजरती है, फोकस से गुजरती है। तो इसका प्रतिबिंब देखो, बिंब क्या होता है, बिंब होता है आपतित किरणों का प्रतिच्छेदन बिंदु। ये जो आपतित किरणें हैं, इन आपतित किरणों का प्रतिच्छेदन बिंदु कहलाता है बिंब, जबकि परावर्तित किरणें जो ये हैं, इन परावर्तित किरणों का प्रतिच्छेदन बिंदु कहलाता है प्रतिबिंब। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इसका प्रतिबिंब बन जाएगा फोकस बिंदु पर। पहली कंडीशन ये हो जाती है। दूसरी कंडीशन क्या होती है, दूसरी कंडीशन में हो जाएगा, दूसरी कंडीशन में होता है कि जो बिंब होता है वो अनंत पर ना होकर C से थोड़ा दूर होता है। C से थोड़ा दूर कहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया। तो जब बिंब यहाँ पर होगा तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 2 आपतित किरणों को ले जाएंगे। आपतित किरणें कौन सी, एक तो वही कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात कहाँ से गुजरती हैं, फोकस से गुजरती हैं। एक तो ये किरण आ गई। दूसरी किरण कौन सी आ जाएगी, दूसरी वो रहती है कि मुख्य अक्ष पर, मुख्य ये बिंब से फोकस बिंदु पर आपतित होने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात जो होती है मुख्य अक्ष के समांतर चलती है। तो ये मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी तो कहाँ पर बन जाएगा, ये बन जाएगा बिंब जो है, बिंब रहेगा जब C से परे तो प्रतिबिंब बन जाएगा C तथा F के बीच में। अच्छा, अब इसके अंदर जो भी प्रतिबिंब यहाँ पर बन रहा है वो कैसा होगा, वो वास्तविक होगा। एक कंडीशन को छोड़ के बाकी सारी कंडीशन में वास्तविक होगा, और जो भी वास्तविक होते हैं वो कैसे होंगे, वो उल्टे होते हैं। वास्तविक हो गया, उल्टा हो गया, प्लस क्या होगा, ये बिंब से छोटा होगा। इस कंडीशन में क्या हो रहा है, बिंब से छोटा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन पर चलते हैं। तीसरी कंडीशन कहती है कि जब बिंब जो है इस केंद्र बिंदु पर स्थित होता है, वक्रता केंद्र पर स्थित होता है, तब क्या होगा, तो वही करना है अपने को। क्या करना है, मुख्य अक्ष से गुजरने वाली किरणें या मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें फोकस से गुजरती हैं। उसके बाद में दूसरा, फोकस पर आपतित होने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात कहाँ से गुजरती हैं, वो मुख्य अक्ष से गुजरती। तो ये परावर्तन के पश्चात कहाँ से गुजरेगी, ये गुजर जाएगी इस मुख्य अक्ष के समांतर। तो ये प्रतिबिंब जो है वो इसके नीचे बनेगा, C के सीध में नीचे की ओर बनेगा और इसकी हाइट के बराबर ही बनने वाला है। ठीक है, तीसरी कंडीशन होगी। चौथी कंडीशन में क्या हो जाएगा, चौथी कंडीशन के अंदर हो जाएगा कि यह जो दर्पण है, इस दर्पण में फोकस और 2F यानी C के बीच में अगर यहाँ पर स्थित होगा, यहाँ अगर बिंब होगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, और प्रतिबिंब क्या होगा, आकार के अंदर बड़ा हो जाएगा बिंब से और उल्टा बनेगा। नेक्स्ट कंडीशन में क्या होगा, नेक्स्ट कंडीशन के अंदर ये जो बिंब होता है वो फोकस पर आ जाएगा।
जब बिंब जो है फोकस पर आ जाएगा तो उस कंडीशन के अंदर देखो उसका उल्टा हो जाएगा। कौन सा? पहला था जब अनंत पर बिंब था तो कहाँ बना था? फोकस पर प्रतिबिंब बनाया था। तो अब अगर फोकस पर बिंब है तो प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा? प्रतिबिंब बन जाएगा अनंत पर, प्रतिबिंब बनेगा इस प्रकार से अनंत पर। ठीक है। और लास्ट कंडीशन हो जाती है कि जब ये बिंब जो है वो फोकस और ध्रुव के बीच में हो। ध्रुव मैंने ये बताया पी, फोकस ही हो जाएगा। फोकस और ध्रुव के बीच में अगर यहाँ पर आता है तो इस कंडीशन के अंदर दर्पण के पीछे बनेगा, क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। और वह कैसा होगा? वह जो होगा वो आभासी होगा, आभासी होगा, वर्चुअल होगा। और जो आभासी होंगे वो हमेशा सीधे होंगे और इसकी जो ऊंचाई है वो बिंब से ज़्यादा बनेगी। तो ये 6 कंडीशन बनती है इस दर्पण वाले क्वेश्चन से। चलते हैं क्वेश्चन पे। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब बिंब अनंत पर होता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? हमने अभी देखा है जब बिंब अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? प्रतिबिंब बनता है फोकस पर। तो ये हो जाएगा पहले का थर्ड। उसके बाद में सी से परे, सी से परे मतलब सी और अनंत के बीच में हो तब कहाँ बनेगा? वो बनेगा एफ और सी के बीच में, ये हो जाएगा इसका 4। उसके बाद में सी पर होता तो कहाँ बनेगा? सी पर है तो सी पर बनेगा। सी और एफ के बीच में है तो कहाँ बनेगा? सी और एफ के बीच में है तो सी से परे बन जाएगा। तो क्या हो गया? ए का थर्ड, ए का थर्ड इसमें है, इसमें है, यानी ये और ये तो गलत हो गया। उसके बाद में क्या कह रहा है? सी से परे बी का क्या है? बी का मर रहा है 4, बी का 4 किस में आ रहा है? ऑप्शन नंबर बी के अंदर, इसका हो जाएगा करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये छठी क्वेश्चन से छठी जो हमारी पॉसिबिलिटी थी उससे क्वेश्चन आया है कि अवतल दर्पण में जब बिंब जो है वो फोकस और ध्रुव के बीच में हो, यानी ये ध्रुव और ये इसके बीच में होता है तो प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? एक ही कंडीशन है जिसके अंदर आभासी होगी तो आभासी हो जाएगा। उसके बाद में जो भी आभासी होता है वो हमेशा कैसा होता है? वो हमेशा सीधा होता है। आभासी सीधा हो जाएगा और इसकी साइज जो है वो बड़ी आ जाएगी। आभासी, सीधा और बड़ा। तो आभासी, सीधा और विवर्धित को बोला जाता है बड़ा, इसको बोलना चाहिए आवर्धित। ठीक है, ये बोलना चाहिए आवर्धित। उसके बाद में चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का क्या कहा जाता है? मैंने बताया कि ये अगर गोलीय दर्पण है, ये परावर्तक पृष्ठ है, ये वाला अंदर वाला, तो इसके बीच वाले भाग को क्या बोलते हैं? ध्रुव बोलते हैं। तो ये हो जाएगा ध्रुव। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है MSQ टाइप का आ रहा है। इसमें क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि अवतल दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर होता है। हाँ सही है, बिल्कुल अंदर की ओर होता है। इसके बाहर वाले पुलिस होती है और अंदर वाला जो होता है वो क्या होता है? अंदर वाली तरफ ये परावर्तन करता है। उत्तल दर्पण में इसका उल्टा हो जाएगा। तो दूसरा भी क्या है? दूसरा कह रहा है कि उत्तल दर्पण परावर्तक पृष्ठ के बाहर होता है। हाँ होता है। तीसरा कहता है कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोली होता है, ये देखो गोली है ना, गोले का भाग है, वो गोली दर्पण कहलाता है। हाँ कहलाता है। उसके बाद चौथा क्या कह रहा है कि अवतल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं क्या, और उत्तल दर्पण को अभिसारी कहते हैं। तो ये उल्टा लिख रखा है। देखो अपसारी का मतलब क्या होता है? अपसारी का मतलब होता है बिखेरने वाला, और अभिसारी का मतलब क्या होता है? वो इकट्ठा करने वाला। तो देखो इसमें क्या होगा? ये अवतल दर्पण है तो यहाँ से किरण आई, फिर यहाँ पे आई, यहाँ से किरण आई तो फिर यहाँ पे आई। तो ये किरणों को क्या कर रहा है? एक बिंदु पर शामिल कर रहा है, यानी ये क्या कर रहा है? अभिसरण कर रहा है, कन्वर्जेंस कर रहा है। तो जो अवतल दर्पण होता है वो कैसा होता है? अवतल दर्पण अभिसारी दर्पण होता है, जबकि उत्तल दर्पण अपसारी दर्पण होता है। लेंस की बात करेंगे तो उल्टा हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। वैसे तो ये दर्पण सूत्र से हो सकता है। दर्पण सूत्र लगाएंगे यहाँ पे 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। f होती है फोकस दूरी, जो कि ये जो वक्रता त्रिज्या दे रखी है इसकी आधी करनी है, तो ये हो जाएगी 1.5। उसके बाद में u जो होता है वो होता है बिंब की दूरी, तो बिंब की दूरी यहाँ पे आ जाएगी 5 मीटर, इसकी जगह 5 मीटर लिखेंगे तो v की वैल्यू आ जाएगी। और ये v की वैल्यू से क्या आएगा? ये आएगा 1.15 आएगा जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या बन रहा है, डायरेक्ट इसको कैसे करेंगे? तो देखो यहाँ पे दर्पण कौन सा है? उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण पर हमेशा प्रतिबिंब जो है वो आभासी बनेगा, तो वास्तविक वाले को हटा दो, ये वास्तविक हट गया। उसके बाद में क्या होगा? उत्तल दर्पण पर बनने वाला प्रतिबिंब जो है, जो आभासी होता है वो हमेशा सीधा होता है और हमेशा छोटा होगा। तो ये तीनों चीज तो हो गई। अब इसमें से और इसको देखना है तो इस सूत्र से जब हम लोग सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1.15 मीटर। और इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि उत्तल दर्पण पर बनने वाला प्रतिबिंब जो है वो सदैव P तथा F के बीच में बनेगा, और P और F के बीच में बन रहा है मतलब क्या होगा? उसकी जो दूरी है वो इस R से, यानी ये जो F आ रहा है इससे हमेशा कम ही होगी। इससे कम कौन सी दूरी है? तो इससे कम ऑप्शन नंबर C के अंदर है, ऑप्शन नंबर A इससे ज़्यादा हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आवर्धन के मान ऋणात्मक चिन्ह से ज्ञात होता है कि प्रतिबिंब क्या होगा? देखो अगर आवर्धन का मान ऋणात्मक होगा, यानी कि वो जो है
जब भी चिन्ह जो है नेगेटिव होता है, इस नेगेटिव चिन्ह का मतलब होता है कि जो बिंब और प्रतिबिंब जो है वो उल्टी साइड के अंदर बने हुए हैं, उल्टी साइड के अंदर बने हुए हैं, इसका मतलब हमेशा क्या होगा, वास्तविक होगा, और वास्तविक और उल्टा होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्या कह रहा है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जो है, देखो ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, अपने आपके आने के चांसेस बहुत कम रहेंगे, फिर भी इनको मिला लेते हैं। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी यानी f दे रखी है 30, यदि एक बिंब का आभासी प्रतिबिंब दर्पण से 20 मीटर दूरी पर स्थित है, 20 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। एक बिंब का आभासी प्रतिबिंब बन रहा है, आभासी का मतलब क्या होगा, सीधा बनेगा, ठीक है, और दर्पण के पीछे बनेगा, और ये प्रतिबिंब क्या है, यानी 20 v दे रखा है अपने को, 20 बना रखा है, तो बिंब कितनी दूरी पर स्थित होगा, तो वही फॉर्मूला लगाना है, 1/v प्लस 1/u बराबर हो जाएगा 1/f। हमें प्राप्त क्या करना है, 1/ ये u प्राप्त करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जब इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू रखेंगे, सोल्व कर लेंगे हम इसको, 1/v, v की वैल्यू कितनी है, v की वैल्यू दे रखी है 20 प्लस 1/u, u की वैल्यू में ज्ञात करना है, और 1/f, f की वैल्यू कितनी है 30। जब इसको सोल्व करेंगे इधर भेज के, तो u की वैल्यू आ जाएगी 60, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो जो होती है अनंत होती है। अनंत क्यों होती है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। देखो फोकस दूरी से आप इस प्रकार समझ सकते हो कि जैसे मान लो ये गोलीय दर्पण है, ऐसा दर्पण है, इस दर्पण को अगर हम लोग आगे बढ़ा के मिला लें तो इसका जो केंद्र बन के ये त्रिज्या बनती है, ये त्रिज्या कहलाती है वक्रता त्रिज्या, और इसकी आधी जो होती है वो फोकस दूरी होती है। लेकिन अगर समतल दर्पण है, सीधा है, तो इस दर्पण को हम लोग गोल कब करेंगे, ये बहुत दूर जाके, यानी कहाँ पे होगा, अनंत पर जाकर ये गोल हो जाएगा, ऐसा समझ सकते हो। और अनंत पर गोल हुआ तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी, अनंत होगी, और अनंत का आधा भी क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका सी आ जाएगा। एक दर्पण की फोकस दूरी 50 + 60 सेंटीमीटर है, तो ये दर्पण क्या होगा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखो इसके अंदर फोकस दूरी जो है उसको मापने के लिए चिन्ह परिपट्टी का प्रयोग किया जाता है। आपको बस इतना याद रखना है कि प्लस के अंदर फोकस दूरी है तो वो उत्तल दर्पण हो जाएगा, और माइनस के अंदर फोकस दूरी है तो वो अवतल दर्पण हो जाएगा। ठीक है, प्लस के अंदर उत्तल, माइनस के अंदर अवतल। ठीक है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, और बिंब को कहाँ रखा जा रहा है, 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जा रहा है। तो इसमें देखो, इसमें न्यूमेरिकल करने का कोई है ही नहीं, अपने राइट कर सकते हैं इसको। देखो 10 सेंटीमीटर f दे रखा है, तो 2f कितना हो जाएगा, यानी कि केंद्र कितना हो जाएगा, केंद्र हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर केंद्र है, और ये केंद्र से भी दूर रख रहा है बिंब को, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। कंडीशन नंबर बताई थी मैंने सेकंड वाली, कि ये भी कोई भी दर्पण है, ये f हो जाएगा, ये 2f हो जाएगा, और ये यहाँ पर अगर रख रहा है तो ये कहाँ बनेगा, ये बनेगा सीधा f और c के बीच में, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है, देखो ये क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन टाइप के हैं, आपके ऐसा क्वेश्चन नहीं आएंगे, आपके थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। तो देखते हैं ये क्वेश्चन कौन सा है। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वर्ताकार सीमा रेखा का व्यास दर्पण का क्या कहलाता है। तो ये जो है अपने यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा रहता है थ्योरी से। ठीक है, तो जैसे यह है हमारी दर्पण, इस दर्पण के इस सिरे और इस सिरे को मिलाने वाली जो रेखा होती है इसको कहा जाता है द्वारक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा द्वारक, यानी इसको ढकने वाला, जैसे ना घर का गेट उसको क्या बोलते हैं, द्वार बोलते हैं, उसको ढकने वाला, तो ऐसे कैसे ये द्वारक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये भी थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। इनमें बना प्रतिबिंब समतल दर्पण बोल रहा है। समतल दर्पण में क्या हो जाएगा, समतल दर्पण के लिए अपनी कांच समझ लो, घर की जो कांच होती है उसमें, इसमें क्या करना है अपने को, ये अगर दर्पण है तो इसमें नियम क्या रहेगा, सबसे पहले कि इसका जो है प्रतिबिंब जो है हमेशा सीधा बनेगा। आप जब कांच में देखते हो तो उल्टा थोड़ी दिखता है आपको, आपको क्या दिखता है, सीधा दिखता है। और बताया मैंने कि जो सीधा होता है वो कैसा होगा, आभासी हो जाएगा। तो सीधा और आभासी बनेगा पहली चीज। दूसरी चीज क्या होगी, जितनी आपकी हाइट होती है उतनी ही आपका मिरर के अंदर इमेज बनता है, यानी कि प्रतिबिंब जो है ऊंचाई के समान ही बिंब की ऊंचाई होगी, और प्रतिबिंब की बिंब की जितनी कांच से दूरी होगी उतनी की उतनी प्रतिबिंब से दूरी होगी। तो इसमें दूरी भी समान रहने वाली है। और हमेशा ये जो पार्श्व प्रतिबिंब बनता है, पार्श्व प्रतिबिंब का मतलब क्या होता है कि लेफ्ट वाला हिस्सा राइट दिखाई देता है और राइट वाला जो है लेफ्ट दिखाई देता है। अब देखो अपना, अब कांच के सामने खड़े होकर जब आपका राइट हैंड ऊपर करोगे तो उधर के कौन सा हाथ दिखेगा आपको, उधर लेफ्ट साइड वाला हाथ ऊपर हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो इसके हो जाएंगे चार ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे, ABCD। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी न्यूमेरिकल है, इसको छोड़ो। ये जो है इस क्वेश्चन का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, कैलिडोस्कोप है। जो भी अपने वस्त्र वगैरह होते हैं उनकी डिज़ाइन के लिए जो पैटर्न होते हैं उनकी पैटर्न के लिए यूजफुल होता है कैलिडोस्कोप। फिर क्या कह रहा है कि पनडुब्बी, टैंकों, बंकरों, छिपे सैनिकों द्वारा बाहर की वस्तुओं को देखने के लिए किसका प्रयोग होता है। तो ये पेरिस्कोप का प्रयोग होता है।
आप कमेंट करके बताना कि पेरिस्कोप जो है कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है। ये परावर्तन की परिभाषा से क्वेश्चन आ रखा है कि खुरदरे और अनियमित तल से जो परावर्तन होता है वो क्या, उससे देखो जब भी खुरदरे तल पर टकराएगी कोई भी प्रकाश किरण तो वो क्या हो जाएगी, फैल जाएगी, तो इसको बोलते हैं विसरित परावर्तन। ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है क्योंकि ये जो है आपके टॉपिक दे रखा है परावर्तन के नियम, उस पूरे नियम का यहाँ पे विश्लेषण हो रहा है। क्या क्वेश्चन कह रहे हैं कि असत्य छांटना है इसके अंदर। देखो पृष्ठ पर पड़ने वाली किरण को क्या बोलते हैं, आने वाली किरण कहलाती है आपतित किरण। फिर पृष्ठ से जाने वाली किरण क्या कहलाती है, परावर्तित किरण। ठीक है, यहाँ पे जाने कर देना, पृष्ठ से जाने वाली किरण क्या कहलाती है, परावर्तित किरण। फिर क्या होगा, इसके अंदर एक नियम होता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण समान होता है, कोण आई बराबर कोण आर होता है। एक नियम और रहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं, तो ये परावर्तन का नियम होता है। ठीक है, परावर्तन का नियम हो जाएगा। उसके बाद में क्या होता है कि ये जो अभिलंब होता है वो परावर्तक पृष्ठ के लंबवत होता है। अभिलंब, लंब का मतलब 90 डिग्री, तो ऑप्शन नंबर सी इसका गलत हो जाएगा कि अभिलंब जो होता है वो समांतर नहीं होता है जबकि वो होता है लंबवत। ठीक है, ये उस डेफिनेशन को ही थोड़ा बढ़ा के दे रहा है क्वेश्चन कि यदि ये देखो ये हो गया पृष्ठ, ये हो जाएगा इसका अभिलंब। ये क्या कह रहा है कि यदि आपतित किरण, ये आपतित किरण हो गई, उसके बाद में परावर्तित किरण, ये परावर्तित किरण हो गई, और इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो बताओ कि आपतन कोण का मान क्या होगा। तो हमें पता है ये आपतन कोण आई होता है, ये परावर्तन कोण आर होता है, तो आई बराबर आर होता है, हमें पता ही है। और यहाँ पे क्या दे रखा है, आई प्लस आर, आई प्लस आर कितना दे रखा है, 90 डिग्री दे रखा है। तो आई की जगह मैं आर लिख दूं या फिर आर की जगह मैं आई लिख देता हूं, तो ये हो जाएगा आई प्लस आई बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। तो 2 इंटू आपतन कोण बराबर 90 डिग्री, तो आपतन कोण कितना हो जाएगा, 90/2 यानी कि 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, सीधा ही समझ सकते हो कि आने वाला कोण और बराबर जाने वाला कोण बराबर होगा तभी 90 डिग्री हो जाएगा, बराबर तो होता ही है, और बराबर है तो आधा आधा हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें ऐसे भी समझ सकते हो सिंपली कि ये जो अभिलंब होता है वो इन दोनों को बीच में से काट रहा है, पूरा 90 है तो ये भी 45, ये भी 45। ये क्वेश्चन थोड़ा डीपली पूछ लिया गया आपसे कि लंबवत रखे दो समतल दर्पणों के बीच में किसी वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनते हैं, तो इसको आपको याद रखना होता है। सूत्र होता है वो हो जाएगा कि जितने इसके बीच में दर्पण रखे होते हैं उन दर्पणों के बीच में अपने को फॉर्मूला क्या लगाना है, 2n प्लस 1, एक तो होता है 2n माइनस 1 होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 दर्पण रखे हैं तो 2 इंटू 2, ठीक है, माइनस 1 यानी कि ये हो जाएगा 3। और ये जब 2 इंटू 2 करते हैं, 2n की वैल्यू अगर जब 2n की वैल्यू करते हैं और इसमें से -1 करेंगे तो ये आ जाएगा आंसर नंबर 3। ठीक है, जब सम संख्या होती है तो सम संख्या के लिए इसका फॉर्मूला इस प्रकार से होता है कि दो वस्तुओं के बीच में प्रतिबिंबों की संख्या कितनी हो जाएगी। ठीक है, तो ये थोड़ा चलो इसको समझ ही लेते हैं। अगर ये लंबवत कह रहा है तो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, और इसके लिए फॉर्मूला होता है 360/n। ठीक है, 360/n का फॉर्मूला ले लेंगे तो ये हो जाएगा 360/90। ठीक, ये आ जाएगा आंसर नंबर 4। n की वैल्यू आ गई 4। अगर ये n की वैल्यू सम होती है, यदि n की वैल्यू सम होती है या फिर n की वैल्यू विषम होती है, अगर n की वैल्यू सम होती है तो सम का मतलब 2, 4, 6, 8 सम होती है तो इसमें से एक माइनस कर देना, उतने ही बन जाएंगे यहाँ पे प्रतिबिंब। तो ये हो जाएगा 4 - 1 यानी कि 3 प्रतिबिंब यहाँ पे बन जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आप क्वेश्चन करके देखो कि अगर कोई 60 डिग्री के एंगल पर झुके हुए हैं, दो शीशे अगर 60 डिग्री के एंगल पर बने हुए हैं, झुके हुए हैं, तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे। ठीक है, और एक बताओ कि 180 डिग्री पर झुके हुए हैं तो कितने बनेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विसरित परावर्तन को दर्शाने वाले विकल्प का चयन करो। विसरित परावर्तन कहाँ कहाँ पे होगा ये बताना अपने को। देखो, विसरित परावर्तन का मतलब चिकनी नहीं होगी। के अंदर हम लोग देख लेते हैं आनुवांशिकी से संबंधित एमसीक्यू क्वेश्चंस, जो कि अपने चतुर्थ श्रेणी एग्जाम के अंदर लगता है, आनुवांशिकी से संबंधित शब्दावली। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विपरीत लक्षणों के संकेतक जीनी जोड़े को क्या कहा जाता है। तो देखो, जिन विपरीत लक्षणों के जोड़ा जो रखता है, लक्षणों के जोड़े समझ लो, तो लक्षणों के जोड़े को कंटेन करने वाला जो होता है उसको कहा जाता है एलील। जो एलील होता है वो लक्षणों के जोड़े को कंटेन करके रखता है। तो इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए। जैसे देखो, ये कैपिटल टी जोड़े के रूप में है, कैपिटल टी स्मॉल टी जोड़े के रूप में, कैपिटल टी स्मॉल टी ये भी जोड़े के फॉर्म में। तो देखो, ये किसको डिनोट करता है, ये बताता है बड़े पौधे को। दोनों छोटे हैं तो वो बताएगा छोटे पौधे को, यानी कि लक्षणों को बता रहा है। और
ये जो बीच वाला है ये किसको बता रहा है, ये भी बड़े पौधे को ही बता रहा है। लेकिन जो ये एलील होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है समयुग्मजी और एक होता है विषम युग्मजी। समयुग्मजी में क्या होता है, दोनों के दोनों लक्षण प्योर होने चाहिए। जैसे देखो कैपिटल टी टी है, दोनों कैपिटल टी है, और इसमें देखो दोनों कैपिटल स्मॉल टी है, यानी कि ये समयुग्मजी कहलाते हैं, और कैपिटल टी स्मॉल टी जो होता है वो विषम युग्मजी कहलाता है, जो पहली पीढ़ी के अंदर प्राप्त होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा एक अपूर्ण प्रभाविता का उदाहरण है। देखो मेंडल ने जो है वो मटर के पौधे पर अपना प्रयोग किया था, मटर का पौधा, और उस पर प्रयोग किया था जिसका नाम है पाइसम सेटाइवम, और ये जो है वो एक अपने गार्डन पी पर ही उन्होंने प्रयोग किया था। ठीक है, और इन्होंने मेंडल ने जो है तीन नियम दिए थे, जिसमें पहला नियम कहलाता है प्रभाविता का नियम, दूसरा नियम कहलाता है इसके अंदर पृथक्करण का नियम, और तीसरा नियम जो है वो कहलाता है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहलाता है। ठीक है, इसमें ये क्वेश्चन जो है वो प्रभाविता के नियम पर आधारित है कि भाई मेंडल ने जब प्रयोग किया था मटर के पौधे पर, तो उन्होंने देखा कि एक बड़े पौधे में एक बड़ा पौधा टी टी, एक छोटा पौधा टी स्मॉल टी। ठीक है, इन पर जब संकरण करवाया तो इन्होंने पाया कि जो टी और टी ये भी बड़ा पौधा बन रहा है, टी स्मॉल टी ये भी बड़ा पौधा बन रहा है, और टी और स्मॉल टी ये भी बड़ा पौधा बन रहा है, और स्मॉल टी छोटा पौधा बन रहा है। तो इन्होंने देखा कि इसके अंदर जो है वो दोनों के गुणधर्म होने चाहिए, यानी पौधा बड़ा वाला भी गुण है और छोटा वाला भी गुण है। लेकिन पौधा कैसा बन रहा है, पौधा बन रहा है बड़ा। जैसे मान लो कि कोई आदमी है वो लंबा है, और औरत जो है वो छोटी है हाइट में। ठीक है, और इन दोनों से जो बच्चा पैदा होता है उस बच्चे की हाइट जो है वो लंबी है, तो उसकी हाइट किस पर गई है, उसकी हाइट गई है आदमी पर। यानी इसमें आदमी का जो गुण है वो क्या है हो रहा है, उस पर प्रभावी हो रहा है। किस पे प्रभावी हो रहा है, औरत के गुण पर प्रभावी हो रहा है। क्योंकि ये बच्चा जो पैदा होता है वो तो आदमी और औरत दोनों का जो गुण आना चाहिए। ठीक है, लेकिन जो आदमी का गुण जो है इसमें ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब आदमी का जो जीन है वो प्रभावी हो रहा है, उसका जो एलील है उसके अंदर उसके गुणधर्म जो है वो प्रभावी हो रहे हैं। इसी को कहा जाता है प्रभाविता का नियम। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अपूर्ण प्रभाविता का नियम है। तो देखो इसके अंदर पपीता, टमाटर और मटर, इन तीनों के लिए प्रभाविता का नियम लगता है, लेकिन स्नैप ड्रैगन पर जो है ये प्रभाव नहीं लगता है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें क्या कह रहा है कि मेंडल द्वारा अध्ययन किए गए मोनोहाइब्रिड क्रॉस में F1 फेनोटाइप का अनुपात क्या होगा। देखो इसमें दो प्रकार के बनते हैं, एक तो होता है जीनोटाइप, एक होता है फिनोटाइप। ठीक है, इसको समझ लेते हैं। जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या होता है। जीनोटाइप का मतलब होता है जीन के लक्षण। ठीक है, जीनोटाइप का मतलब होता है जीन के लक्षण, और फिनोटाइप का मतलब होता है बाहरी दिखावा। यानी कि एक तो हो गया जीनोटाइप, एक होता है फिनोटाइप। ठीक है, तो फिनोटाइप का मतलब होता है बाहरी लक्षण, और जीनोटाइप का मतलब होता है अंदरूनी लक्षण। तो देखो जब मेंडल ने प्रयोग किया तो टी 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 टी, इसमें जब इन्होंने पृथक्करण किया, और पृथक्करण करने पर इन्होंने प्राप्त किया कि टी 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 स्मॉल टी और टी टी, इस प्रकार से चार पौधे प्राप्त हुए, जिसके अंदर से ये बड़ा पौधा, ये भी बड़ा पौधा, ये भी बड़ा पौधा और ये छोटा पौधा। तो बड़े पौधे कितने प्राप्त हुए, तीन बड़े पौधे और एक छोटा पौधा, तीन बड़ा पौधा और एक छोटा पौधा प्राप्त हुआ। तो इसका जो फिनोटाइप है, फिनोटाइप क्या प्राप्त हुआ, फिनोटाइप प्राप्त हुआ 3:1। अगर हम बात करें जीनोटाइप की, तो जीनोटाइप क्या प्राप्त हुआ, देखो एक ही इसके जीन 1:, इन दोनों के जीन समान है तो ये हो गया 2:, इसका जीन अलग है तो ये हो गया 1। तो 1:2:1 तो इसका जीनोटाइप हो जाएगा, और 3:1 जो है इसका फिनोटाइप हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मेंडल का स्वतंत्र अपव्यूहन का जो नियम है वो किसके अनुपात के आधार पर सिद्ध किया जा सकता है। तो देखो इसमें क्या किया गया कि इसमें लाल जुरीदार और किया गया, एक तो गोल और पीले बीजों को लिया गया, ठीक है, और दूसरा लिया गया जुरीदार और हरे बीज। तो इन्होंने पाया जब इन दोनों के बीच में संकरण हुआ तो देखो कैपिटल आर का मतलब तो हो जाएगा, कैपिटल आर का मतलब हो जाएगा गोल, और कैपिटल वाई वाई का मतलब हो जाएगा पीले बीज, और स्मॉल आर का मतलब हो जाएगा जुरीदार, और स्मॉल वाई का मतलब हो जाएगा हरे बीज। तो इन्होंने जब संकरण करके पाया तो इन्होंने पाया कि गोल और पीले बीज इनके जैसे जो है वो कितने प्राप्त हुए, 9, और जुरीदार और हरे बीज इन्हीं की तरह कितने प्राप्त हुए, वो 1 प्राप्त हुआ। जबकि गोल और हरे बीज 3, और जुरीदार और पीले बीज कितने प्राप्त हुए, 3 प्राप्त हुए। तो इसका फिनोटाइप कितना हो जाएगा, जीनोटाइप कितना हो जाएगा, 9:3:3:1 हो जाएगा।
तो इसका आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका, क्योंकि इसके अंदर इसका जो जीनोटाइप वो कितना प्राप्त हुआ? 9:3:3:1। अब देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मेंडल द्वारा चयनित मटर के पौधे का कौन सा लक्षण आनुवंशिकता के प्रयोग के लिए नहीं चुना गया? तो देखो इन्होंने, मैंने बताया था सबसे पहले तो बीज का रंग लिया गया कि हरा होगा या पीला होगा, लिया गया है। उसके बाद में क्या हुआ? फली का भी रंग देखा गया और फूल का भी रंग देखा गया, लेकिन तने का रंग इसके अंदर नहीं देखा गया था। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के कितने जोड़ी लक्षणों का चयन किया गया था? तो इन्होंने 7 जोड़ी लक्षणों का चयन किया था मेंडल ने। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। 7 जोड़ी लक्षण इन्होंने लिए थे। 7 जोड़ी अलग अलग थे, जिसके अंदर हाइट ले ली, फूलों का रंग ले लिया, बीज का रंग ले लिया, फली का रंग ले लिया। इस प्रकार से उन्होंने कुल 7 लक्षणों पर अध्ययन किया था। फिर हाँ, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि मेंडल का पूरा नाम क्या था? तो ग्रेगर जॉर्ज मेंडल इनका पूरा नाम था। तो ग्रेगर मेंडल ने आनुवंशिकी प्रयोग के लिए किसका प्रयोग किया था? मटर के पौधे का। कौन से मटर के पौधे का? उन्हीं के गार्डन के मटर के पौधे का प्रयोग किया गया था, जिसका नाम था पाइसम सेटाइवम। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा आनुवंशिकी के नियम नहीं है? तो नियम 3 दिए थे इन्होंने। कौन कौन से नियम दिए थे? सबसे पहले दिए थे इन्होंने प्रभाविता का नियम, दूसरा नियम था पृथक्करण का, लॉ ऑफ सेग्रेशन, तीसरा दिया था स्वतंत्र अपव्यन का नियम। तो बोनेपन का नियम इन्होंने कुछ नहीं दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मेंडल ने संकरण के दौरान जो है किस पर प्रयोग किया था? तो इन्होंने किया था मटर के पौधे पर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। निम्नलिखित में से कौन सा गार्डन मटर के पौधों के बीजों के लिए प्रभावी लक्षण है? तो मैंने बताया था प्रभावी लक्षण कौन से थे? जो 9 प्राप्त हुए थे, जो रेशियो देखा अभी 9:3:3:1। तो ये 9 कौन सा प्रभावी रेशियो में था? तो ये था पीला और गोल, राउंडेड और पीला जो था वो प्रभावी लक्षणों में आ गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सम्मिलित करना है। इसमें देखना है क्या होगा। पुष्प की अक्षीय स्थिति, पुष्प की जो फूल थे उनकी अक्षीय स्थिति कैसी थी? तो वो थे अंतस्थ। उसके बाद में पुष्प का सफेद रंग जो है, बी का 4th हो जाएगा सफेद रंग, तो उसका विपर्यासी लक्षण जो है वो हो जाएगा बैंगनी। उसके बाद में बीज का जो हरा रंग है, तो हरे रंग के साथ किसके कंपेयर किया गया था? पीले के साथ। और बीज का जुरीदार आकार हो जाएगा जुरीदार और गोल। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मेंडल ने संकरण के परीक्षण के किस पौधे का प्रयोग किया? तो गार्डन पी था, उसका पाइसम सेटाइवम नाम थे। फिर क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा विषम युग्मजी एलील? विषम युग्मजी का मतलब क्या हो गया? दोनों के अलग अलग गुण होने चाहिए। टीटी समयुग्मजी, ये हो जाएगा विषम युग्मजी, जो कि 2 गुणों का मिश्रित रूप है, जिसमें प्रभाविता का नियम लगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि देखो इसमें लक्षण प्ररूप और जीन प्ररूप। लक्षण प्ररूप का मतलब हो गया फिनोटाइप, ये हो गया फिनोटाइप। मैंने बताया था बाहरी दिखावा फिनोटाइप, और ये हो जाएगा जीनोटाइप। तो फिनोटाइप क्या होता है? बाहरी प्रकटीकरण, तो ए का हो जाएगा बी। जीनोटाइप का मतलब क्या होता है? जीनोटाइप का होता है आनुवांशिक गुण जो आंतरिक होता है वो। उसके बाद में अप्रभावी लक्षण क्या होता है? जो लक्षण दिखता नहीं है, तो अभिव्यक्त नहीं हो रहा है, तो ये हो जाएगा अप्रभावी लक्षण। और जीन क्या होता है? जीन एक ऐसा फैक्टर होता है जो कि सभी गुणों को क्या करता है? कंट्रोल करता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वंशागति का नियम नहीं है? तो वंशागति के तीनों नियम बता दिए, क्वेश्चन रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीजे मेंडल, इसका नाम था ग्रेगर जॉर्ज मेंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? वंशागति के नियम को देने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या था? ग्रेगर मेंडल था। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवंशिका और विभिन्न आनुवंशिकी क्या होती है? जिसके अंदर उनके लक्षणों का अध्ययन किया जाता है। लक्षणों में कितना वेरिएशन होता है कि लक्षण जैसे कि बड़ा से छोटा हुआ कि छोटे से बड़ा हुआ, तो ये लक्षणों के अंदर कितनी विभिन्नताएं आती हैं, उनको अध्ययन जो है उनको किया जाता है आनुवंशिकी के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? वे पौधे जिनका संतति प्राप्त करने के लिए संकरण करवाया जाता है उनको क्या कहा जाता है? 2 प्रकार की पीढ़ी होती है। जनक का मतलब क्या होता है? माता पिता, तो जनक पीढ़ी होती है, जनक पीढ़ी कहलाती है ये। और उसके बाद में होती है F1 पीढ़ी के बाद में F2 पीढ़ी होती है। ठीक है, F1 पीढ़ी, ये F2 पीढ़ी। उसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से सही कथनों का चयन कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी जीव के बाहरी प्रकटीकरण का मतलब क्या होता है? फिनोटाइप। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि जीन प्ररूप कहलाता है, जीनोटाइप कहलाता है? नहीं, तो जहाँ पे एक है वो गलत हो जाएगा, ये गलत, ये गलत।
नेक्स्ट क्या कह रहा है, वह लक्षण जो स्वयं को F1PD में अभिव्यक्त करता है वो कहलाता है प्रभावी लक्षण, और जो अभिव्यक्त नहीं करता है वो कहलाता है अप्रभावी लक्षण। तो इसके अंदर हो जाएगा दूसरा करेक्ट है। फिर क्या कह रहा है कि ऐसा संकरण, देखो इसमें दूसरा करेक्ट है लेकिन इसमें दूसरा नहीं दे रखा है, यानी ये भी गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर तो डायरेक्टली एक क्लिक हो जाएगा। ऐसा संकरण जिसमें एक विपर्यासी लक्षण को लिया जाता है एक संकर संकरण कहलाता है। ठीक है, फिर क्या सही है ये भी, वह कारक जो किसी लक्षण को नियंत्रित करता है जीन कहलाता है, ये भी सही है, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऐसा संकरण क्रॉस जिसमें F1PD के संकरण अप्रभावी जनक से करवाया जाता है वो क्या कहलाता है, वो टेस्ट हाइब्रिडेशन कहलाता है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, फिर चलते हैं, किसी जीव का बाह्य प्रकटीकरण क्या कहलाता है, फिनोटाइप, बाहर से कैसा दिख रहा है, लंबा छोटा, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लक्षण प्ररूप, जिसको बोला जाता है फिनोटाइप। फिनोटाइप कितना था फेलिपिडी में 3:1 था, जीनोटाइप कितना था 1:2:1 था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जीव विज्ञान की कौन सी शाखा वंशागति हेरिडिटी से संबंधित कौन सी है, तो हेरिडिटी से संबंधित होती है आनुवांशिकी। नेक्स्ट कह रहा है कि मटर के पौधे में पुष्प के जो रंग थे वो कैसा था, एक तो सफेद और एक होता है बैंगनी। चलो मैं इसकी आपको सारणी ही उपलब्ध करवा देता हूं, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। तो देखो इसके अंदर यहाँ पादप के लक्षण दे रखे हैं, कितने लक्षण थे, 7 लक्षण, कितने थे 7 लक्षण, ये हो गया 7 लक्षण। पादप के लक्षण में क्या क्या लिया, ऊंचाई ली है, पुष्प की स्थिति ली है, फलों की आकृति, जो फली था उसका रंग, पुष्प का रंग, और बीज की आकृति और बीज का रंग, इतने प्रकार की चीजें ली इन्होंने। जिसमें प्रभावी लक्षण कौन से, लंबा होना, अक्षीय होना, लंबे का उल्टा छोटा हो जाएगा अप्रभावी। फिर होता है अक्षीय स्थिति, अक्षीय स्थिति है तो दूसरा क्या हो जाएगा टर्मिनल, यानी कि साइड वाली अग्रस्त स्थिति। और फली जो है वो फुली हुई हो सकती है या फिर क्या हो सकती है, वो संकीर्णित हो सकती है, यानी जिसको बोल सकते हैं पिचकी हुई। और फली का रंग जो है हरा होगा तो ये प्रभावी, पीला होगा तो वो जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा अप्रभावी हो जाएगा। फिर पुष्प का रंग जो है वो बैंगनी तो हो जाएगा प्रभावी, और सफेद हो जाएगा उसका अप्रभावी। बीज की आकृति गोल बीज होगा तो वो प्रभावी है, झुर्रीदार है तो वो अप्रभावी है। बीज का रंग कैसा होगा, बीज का रंग जो है पीला तो हो जाएगा प्रभावी और हरा हो जाएगा अप्रभावी। यहाँ पे ध्यान रखना फली का रंग जो है इसका उल्टा है, फली का रंग हरा है तो प्रभावी है, पीला है तो अप्रभावी है। बीज का रंग अगर पीला है तो प्रभावी है और हरा है तो अप्रभावी है। लास्ट क्वेश्चन कि वह गुण जो कि F1PD के अंदर स्वयं को अभिव्यक्त नहीं करता है क्या कहलाता है, वह कहलाता है अप्रभावी गुण। जो अभिव्यक्त होता है उसको बोलते हैं प्रभावी गुण। इसी के साथ हमारे ये कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने इसके किए हैं डिस्कस। बाकी सारे के सारे जो हैं वीडियो मैंने चैनल पर अपलोड कर रखे हैं, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। MCQ क्वेश्चन के साथ में मैंने उसका एनालिसिस भी किया है, जिससे कि आप एग्जाम के अंदर क्वेश्चन को देख के डरो नहीं।